जब मैं पैदा होता हूँ तो मैं रोता नहीं हूँ। मिया को लगता है कि उसके पास एक एकदम आज्ञाकारी बच्चा है। हर दिन माँ का दूध और फॉर्मूला पीने के बीच मुझे सबसे ज्यादा छत को घूरना पसंद है। शुरू में मिया मान लेती है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और इंट्रोवर्ट है। उसे क्या पता कि मेरे जोन आउट होने का रीजन यह है कि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे लगातार इवॉल्व होने के लिए कह रहा है। दूध की एक बोतल पीकर सेटिस्फाई होने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरा एनर्जी बार फुल हो गया है, लेकिन तभी इंटरफेस पर एक नया अलर्ट फ्लैश होता है और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फर्स्ट एवोल्यूशन अनलॉक हो गया है। प्लीज एक एवोल्यूशन पाथ सेलेक्ट करें। 3 ऑप्शंस सामने आते हैं, हर एक काफी ठीक लग रहा है। ऑप्शन 1 रैपिड ग्रोथ, ये डेवलपमेंट स्पीड में 10% का बूस्ट देता है, लेकिन यह मुझे कुछ खास एक्साइट नहीं करता। ऑप्शंस 2 और 3 दोनों बेस स्टेट्स बढ़ाते हैं और तुरंत ये डिसाइड करना मुश्किल है कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। सिर्फ उनके नामों से ही साफ है कि वे दो बिल्कुल अलग रास्तों की तरफ ले जाते हैं। पूरे 3 सेकंड तक माथापच्ची करने के बाद मैं एक कंटेंट ब्लॉगर के रूप में अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, जहाँ नए पोस्ट्स की डिमांड करने वाले फॉलोअर्स हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। रोजाना सुबह के 3 बजे तक जागना, जब तक कि मेरी बॉडी पूरी तरह से थक कर टूट न जाए। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि एक मजबूत और हेल्दी बॉडी ही हर चीज की नींव है। इसलिए मैं अपना दिमाग इंटरफेस पर फोकस करता हूँ और ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन पाथ सिलेक्ट करता हूँ। मेरा फिजिक्स स्टेट 2 पर जंप कर जाता है और मुझे तुरंत अपनी बॉडी में बदलाव महसूस होने लगते हैं। मेरी सांसें गहरी और नॉर्मल हो जाती है, मेरा दिमाग तेज हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और फिर मेरे पेट से पहले से कहीं ज्यादा जोर की आवाज आने लगती है। लेकिन जो चीज मुझे सच में सरप्राइज करती है वह है मेरी आंखों की रोशनी। अब मैं कमरे की दूसरी तरफ एलसीडी स्क्रीन पर चल रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट को साफ साफ देख सकता हूँ। मैं आंखें फाड़कर स्क्रीन को घूरता हूँ और बिना कुछ सोचे अपनी छोटी सी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लेता हूँ और खुशी से उसे चबाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं पूरी तरह से उसमें खोया हुआ होता हूँ, स्क्रीन डार्क हो जाती है। मिया ने उसे बंद कर दिया है। वो मेरी लार से सनी उंगलियों को भी मेरे मुंह से बाहर निकालती है। वो कंफ्यूज्ड है। जाहिर है कि सिर्फ 1 हफ्ते का बच्चा असल में टीवी नहीं देख सकता। वह मुझे ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही ब्राइट और अलर्ट है। वह मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है, यह कहते हुए कि बच्चों के लिए कोई टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा हूँ कि मुझे देखना है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मिया को लगता है कि मना करने पर मैं रोने लगूंगा, लेकिन मैं बस मुंह फुला लेता हूँ खुश होकर। वह नीचे झुकती है और मेरे गाल पर एक जोरदार किस करती है। मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 17 साल के मेंटल एज वाले इंसान के तौर पर मैं इस तरह के प्यार को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मिया मेरे चेहरा घुमाने को एक एनकरेजमेंट मान लेती है और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मी दूसरे गाल पर भी किस करे? और वो एक और किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मुझे बहुत जोर की भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और बस दिखाने के लिए 2 बार रोता हूँ, फिर वापस शांत होकर लेट जाता हूँ और मिया के फॉर्मूला तैयार करने का पेशेंस के साथ इंतजार करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मिया और मैंने अपना खुद का एक अनस्पोकन सिस्टम डेवलप कर लिया है। ड्राई क्राइंग का मतलब है कि मैं भूखा हूँ। अगर मुझे चेंज चाहिए होता है तो मैं अपना डायपर खींचते हुए रोता हूँ। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतने साफ तरीके से बता सके, वह न सिर्फ सबको बहुत सारी कंफ्यूजन से बचाता है, बल्कि माँ के लिए भी जिंदगी बहुत आसान बना देता है। मिया सेटिस्फेक्शन के साथ फॉर्मूला मिलाती है और गहरी सांस लेती है। काश कोको को पालना भी इतना ही आसान होता। उस नाम की आवाज सुनते ही मेरा गाल फड़कता है और मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े सख्त हो जाते हैं। मिया मुस्कुराते हुए बोतल मेरे हाथों में थमा देती है। तो छोटे नवाब, अपनी बहन का नाम सुनकर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? मैं कुछ नहीं कहता और निपल मुंह में ले लेता हूँ। कुछ ही देर में बोतल खाली हो जाती है, लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं अपना मुंह थपथपाता हूँ और एक बार और रोता हूँ। एक ही सांस में दूसरी बोतल खत्म करने के बाद ही मैं सेटिस्फेक्शन के साथ दूध वाली डकार लेता हूँ। जैसे जैसे मेरी भूख बढ़ती जा रही है, एनर्जी बार हर दिन 2% की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। इस स्पीड से मुझे 1 महीने के अंदर अपना सेकंड एवोल्यूशन हिट कर लेना चाहिए। तभी 7 या 8 साल की एक लड़की उछलते हुए दरवाजे से अंदर आती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पूरी तरह मुड़ी तुड़ी है। उसके घुटनों तक के सफेद मोजे मिट्टी से सने हुए हैं और उसने लाल लेदर के छोटे जूते पहने हुए हैं जो हर कदम के साथ फर्श पर जोर से खटकते हैं। मिया उसे एक नजर देखती है और घूरती है। इस बार तुमने किस क्लासमेट के साथ लड़ाई की? लड़की पूरे प्राइड के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। आज मैंने इम्प्रूव किया है, मैंने 2 लोगों को पीटा। मिया वापस किचन में काम करने लगती है और पूरे टाइम अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको ढीठ की तरह मुंह फुला लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर भटक रही है। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो उसे घूर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन यह उस तरह की स्माइल है जिसमें मजाक उड़ाने की झलक है। वो एक छोटी सी हंसी हंसती है, अपने छोटे फैंग्स दिखाती है और फिर मेरी तरफ अपनी मुट्ठी हिलाती है, जो पीछे हटने की एक साफ वार्निंग है। मार्क्स ठीक उसी टाइम अंदर आता है। वह मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस पर सिगरेट की बदबू आने की वजह से मिया अपनी नाक सिकोड़ लेती है। कोई और चॉइस न बचने पर वह अपने आस्तीने चढ़ाता है और मदद करने के लिए किचन में चला जाता है। कुछ ही देर में पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने बैठ जाती है। आधा खाना खाने के बाद मार्कस फ्रिज खोलता है और फ्रीजर में हाथ डालकर कुछ छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि वे बिल्लियों के लिए ट्रीट्स हैं, लेकिन मार्क्स मिया के बाउल में, कोको के बाउल में, बिल्ली की डिश में और अपने बाउल में एक एक चीज डाल देता है। हर किसी को एक पीस।
कोको विरोध करते हुए अपनी चॉपस्टिक्स नीचे पटक देती है। मैं यह नहीं खाने वाली, इसका टेस्ट बहुत घटिया है। तुम्हें यह हफ्ते में एक बार मिलता है और तुम शिकायत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बिना वे लड़ाइयां जीत सकती थी? मार्क्स की बात सुनकर कोको एक पल के लिए सुन्न रह जाती है। वह कश्मकश में अपनी नाक सिकोड़ती है, फिर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और जबरदस्ती उसे निगल जाती है। मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि वो कैंडी जैसी चीज असल में है क्या। बाद में जब मैं मार्कस और मिया को बात करते हुए सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि उसे क्रिस्टल भी जेली कहा जाता है। वे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिन्हें मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं अपने चेहरे का शौक छिपाने के लिए अपनी बोतल ऊंची कर लेता हूँ। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा राज छिपे हुए हैं। एक महीना बीत जाता है। मैं एनर्जी बार को फुल होते हुए और अपने सेकंड एवोल्यूशन को ट्रिगर होते हुए देखता हूँ। एक बार फिर 3 ऑप्शन। इस बार मैं साइफॉर्म एवोल्यूशन पाथ चुनता हूँ। जैसे ही मेरा मेंटल स्टेट एक पॉइंट ऊपर जाता है मुझे लगता है कि मेरे आसपास टाइम धीमा हो गया है। नहीं, अगर सही तरीके से कहूँ तो मेरी खुद की सोचने की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई है। पिछले पूरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में बहुत तेजी से फ्लैश होती है। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अलग है। तभी मिया मुझे उठाती है और एक बड़े लाल कपड़े बिछे फर्श पर बैठा देती है। वह कपड़ा हर तरह की छोटी छोटी चीजों से भरा हुआ है। ट्रेडिशन के हिसाब से बच्चे के पहले महीने में ग्रैब सेरेमनी होती है। बच्चा जिस चीज को पकड़ता है कहा जाता है कि वो उसके फ्यूचर करियर को तय करता है। मैं कपड़े पर घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। जो भी मिले उसे पकड़कर इस काम को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक सिस्टम इंटरफेस एक नया मॉड्यूल एक्टिवेट करता है, क्लास इंटरफेस। जैसे ही मैं कपड़े पर रखी चीजों को वापस देखता हूँ हर एक के ऊपर एक करियर लेबल तैरने लगता है। सबसे पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस उसे कंटेंट ब्लॉगर का लेबल देता है। कम सैलरी, बर्नआउट का हाई रिस्क, मौत और अपडेट्स की डिमांड करने वाले फॉलोअर्स की लगातार हैरेसमेंट। मैं कीबोर्ड को दूर धकेल देता हूँ और कपड़े पर रखी बाकी चीजों को स्कैन करता हूँ। ऑप्शंस हर जगह फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ तो खतरनाक हद तक हाई रिस्क वाले हैं। मैं एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगता हूँ और तब तक ढूंढता हूँ जब तक मेरी नजर 3 चीजों पर नहीं पड़ती, स्नाइपर, एक्सप्लोरर, स्ट्राइकर। जैसे ही ये 3 क्लासेस मेरे दिमाग में रजिस्टर होती है मैं अपने ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन पाथ के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ एक स्ट्राइकर बनकर और कॉम्बैट आर्ट्स में महारत हासिल करके ही मैं अपने फिजिक गेन्स का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। इसलिए मैं अपने चारों हाथ पैरों के बल बॉक्सिंग ग्लव की तरफ रेंगता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मैं एक प्यारी सी स्माइल देता हूँ। क्लास इंटरफेस पॉप अप होता है। प्राइमरी क्लास स्ट्राइकर लोडेड। क्लास इंटरफेस अभी के लिए खाली है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। अब तक इवॉल्व होने का मेरा इकलौता तरीका बहुत सारा खाना खाना था, लेकिन मेरी एक लिमिट है कि एक बच्चे का पेट कितना खाना रख सकता है, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार एवोल्यूशन। अब क्लास इंटरफेस के साथ मैं इसके अलावा स्किल्स भी सीख सकता हूँ। एक ही टाइम पर इवॉल्व और ग्राइंड कर सकता हूँ। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सेरेमनी के बाद मैं यह पता लगाना शुरू करता हूँ कि क्लास स्किल्स कैसे हासिल की जाए। स्ट्राइकर की ट्रेनिंग को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं ठीक से दौड़ और कूद न सकूं। जहां तक क्लास इंटरफेस की बात है, वहां लिस्ट किए गए बर्स्ट और एजिलिटी कोएफिशिएंट्स शायद तभी असरदार होंगे जब वे एक सॉलिड फिजिक बेस पर बने हों। उन्हें काम करने के लिए उस नींव की जरूरत है। खैर जो भी हो, अभी भी मेरी टॉप प्रायोरिटी अपनी फिजिक को बढ़ाना ही है। इसलिए अगले 1 महीने के लिए मैं पूरी तरह से दूध पीने पर फोकस करता हूँ। हर दिन या तो माँ का दूध या फिर फॉर्मूला की एक के बाद एक बोतल। जल्दी ही जैसे जैसे एनर्जी बार ऊपर चढ़ता जाता है मैं अपना तीसरा एवोल्यूशन हिट कर लेता हूँ। इस बार मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ह्यूमन बीस्ट चुनता हूँ। एक बार जब मेरी फिजिक काफी मजबूत हो जाएगी तो एक बच्चे की बॉडी में एक बाघ की ताकत होगी जो खुद को डिफेंड करने के काबिल होगा और देखने में बिल्कुल मासूम लगेगा। कोई कभी शक भी नहीं करेगा कि अभी भी डायपर पहनने वाला एक बच्चा असल में एक स्ट्राइकर है। मेरा फिजिक स्टेट अब 3 पर पहुंचने के साथ मुझे अपने पैरों में एक बहुत ही रॉ पावर दौड़ती हुई महसूस होती है। मैं पालने की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ दबाता हूं और धीरे धीरे खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। मिया ठीक उसी टाइम बेडरूम में आती है। ओह माय गॉड, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। वह सरप्राइज से चमक उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके 2 महीने के बच्चे ने पहले ही खड़ा होना सीख लिया है। कितना होशियार है। वह खुशी से चीयर करती है और अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। मिया के मुझे पकड़ने के लिए वहां होने से मैं और भी ज्यादा जोर लगाता हूँ। वह बड़ा सा फैमिली बेड मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। मैं बिना हाथों के सिर्फ पैरों के बल खड़े होने की कोशिश शुरू करता हूँ। मुश्किल से 1 दर्जन बार गिरने के बाद मैं सीधा खड़ा रहने में कामयाब हो जाता हूँ, डगमगाते हुए लेकिन खड़ा हूँ। एक बार जब मेरा बैलेंस बन जाता है तो मैं कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। मिया साइड से देखती है और जब मैं यह कर रहा होता हूँ तो वह बहुत प्यार से स्माइल करती है। मैं पूरे आधे घंटे तक ऐसा करता रहता हूँ जब तक कि मुझे थकान महसूस नहीं होने लगती। जब मेरा स्टेटस 45% पर आ जाता है तो मैं गद्दे पर गिर जाता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में गहरी नींद में सो जाता हूँ। तीसरे एवोल्यूशन ने मेरी वोकल कॉर्ड्स को लगभग पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। मैं फाइनली बोलना सीखना शुरू कर सकता हूँ। यह क्या है बच्चे? लॉयर? एकदम सही। कितना होशियार है। उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन मुझे इतनी तेजी से सब कुछ सीखते देखकर
उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा एक जीनियस है। मुझे पालना उसके लिए बिना किसी मेहनत का काम और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ये सोच उसे एक बहुत ही प्यारी खुशी से भर देती है। उसे क्या पता कि जब वह मुझे स्टडी रूम में लाती है तो मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ। बाहरी दुनिया तक बहुत कम पहुंच होने की वजह से सेल्फ स्टडी ही इकलौता तरीका है जिससे मैं अभी क्लास स्किल्स पर काम कर सकता हूँ। लेकिन फोन, कंप्यूटर और टीवी तक मेरी पहुंच मियां ने बहुत टाइटली कंट्रोल की हुई है। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन स्टडी रूम में कोई काम की किताब ढूंढना और वहीं से खुद को सिखाना है। मैं स्टडी रूम में खड़ा होता हूँ और बड़ी बड़ी ध्यान से देखने वाली आंखों से शेल्फ्स को स्कैन करता हूँ। फाइनली मुझे एक ऐसी किताब दिखती है जो सही लग रही है। मैं कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल की तरफ इशारा करता हूँ और धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहता हूँ, किताब, किताब चाहिए। क्या तुम्हें यही किताब चाहिए? मिया को कोई आइडिया नहीं है कि उसके बेटे को एक कॉम्बैट मैनुअल क्यों चाहिए, लेकिन वह फिर भी स्माइल के साथ उसे मेरे हाथों में दे देती है। मैं उसे लेता हूँ और तुरंत खोलता हूँ, पूरे फोकस के साथ पढ़ता हूँ, बेसिक्स और टेक्निक्स के ब्रेकडाउन को समझता हूँ। मुझे उस मटेरियल की समझ आने लगती है। डायग्राम्स इतने आसान लग रहे हैं कि उन्हें कॉपी किया जा सके। मैं खुद को सहमति में सिर हिलाता हूँ और इसे ट्राई करने का फैसला करता हूँ। अपने हर एक पंच के साथ मैं वापस मैनुअल पर जाता हूँ और डिटेल्स को सही करता हूँ। पूरे आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद क्लास इंटरफेस फाइनली एक बदलाव दिखाता है। बेसिक फिज टेक्निक एक्सपीरियंस का सिर्फ एक पॉइंट, लेकिन मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। यह कंफर्म करता है कि सेल्फ स्टडी असल में काम करती है। मैं एक्साइटमेंट के पागलपन में तब तक पंचेस मारता रहता हूँ जब तक कि मेरा स्टेटस 35% तक नहीं गिर जाता। फिर सब कुछ डार्क हो जाता है और मैं सीधे मुंह के बल बिस्तर पर गिरकर कुछ ही सेकंड्स में सो जाता हूँ। जब भूख मुझे वापस जगाती है तो रात के 10 बज चुके होते हैं। आज बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं फाइनली सेटिस्फैक्शन वाली डकार लेने से पहले दूध की 3 पूरी बोतलें पी जाता हूँ। शुरू में मियाँ मेरी इस भयानक भूख को एक अच्छा साइन मानती है। एक हेल्दी बच्चा अच्छे से खाता है, लेकिन जब फॉर्मूला का एक डिब्बा 2 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है तो वह घर के बजट को लेकर परेशान होने लगती है। दोनों के पब्लिक स्कूल टीचर्स के तौर पर एक फिक्स्ड इनकम के साथ काम करने के बावजूद यह उन पर भारी पड़ने लगा है। मैं मिया को किचन में खुद से बड़बड़ाते हुए सुनता हूँ। वह एक्स्ट्रा क्लास आवर्स कमाने और फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने के लिए वापस स्कूल जाकर पढ़ाने के बारे में बात कर रही है। मैं ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चुपचाप कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इवॉल्व होता रहूंगा मेरा खाना खाने का अमाउंट सिर्फ बढ़ने ही वाला है। क्या होगा जब फैमिली इसका खर्च नहीं उठा पाएगी? मुझे ज्यादा पैसे लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यह माना कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए घर के खर्चों के बारे में सोचना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन अभी के लिए मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। शायद अगले महीने स्कूल जाने से कोई आइडिया मिल जाए। अगली शाम पूरी फैमिली डिनर के लिए एक साथ इकट्ठा होती है। मार्कस एक गुड न्यूज लाता है। स्कूल ने उसे एक एडवांस क्लास पढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। उस पोजीशन के साथ उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही उसके करियर की ग्रोथ भी। मार्कस टेबल पर एक बियर खोलता है और मुस्कुराते हुए पीता है। यह सच में सबके लिए एक गुड न्यूज है। फिर मिया अनाउंस करती है कि वह घर के फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने के लिए जल्दी स्कूल वापस जा रही है। मिया द्वारा रखे जा रहे घर के खर्चों का रिकॉर्ड देखने के बाद मार्कस बेमन से राजी हो जाता है। फिर वह कहता है कि वह जियोलॉजिकल सर्वे ब्यूरो में भी एक एप्लीकेशन देगा ताकि देख सके कि क्या वह इकोरेलम में जाने का एक और पास हासिल करने के मामले में लकी है। इकोरेलम पास। यह दूसरी बार है जब मैंने ये शब्द सुने हैं। 3 महीने के बच्चे की इंस्टिंक्ट्स के साथ मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह कोई बहुत ही खतरनाक जगह है। कोको अपना मुंह लटकाए बैठी है और चुपचाप बड़ों की बातें सुन रही है। उसे बस यही समझ आता है कि उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खाता है और इसीलिए अब उसे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वह अपना सिर झटकती है और मुझे घूरती है। इतना सारा दूध पीने का क्या फायदा? तुम बस उसे सुसु करके निकाल देते हो। कभी पानी पीने के बारे में सुना है? मैं ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं उसे देखकर अपनी सबसे मासूम और खाली स्माइल देता हूँ। फिर मैं अपने मुंह के कोने से लार पोंछता हूँ और तुम में उसे क्रिटिसाइज करने की हिम्मत है। मिया कोको को एक थकी हुई और परेशान नजर से देखती है। तुम हर मील में अपनी प्लेट में सिर्फ मीट भरती हो। मैं तुम्हें हमेशा कुछ सब्जियां खाने के लिए कहती हूँ और तुम कभी नहीं सुनती। कोको कहती है, मुझे ताकत के लिए मीट चाहिए, वरना मैं अपने 2 क्लासमेट्स को कैसे पीटूंगी। एक पल के लिए पूरी टेबल पर सन्नाटा छाता है और फिर सब हंस पड़ते हैं और किसी तरह इस हंगामे से डिनर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बेसिक्स की 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फाइनली रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग का अपना पहला टेस्ट मिलता है। मेरा स्पारिंग पार्टनर हमारी फैमिली कैट पंपकिन है। जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की है पंपकिन मुझे साइड से देख रही है।
अजीब बात है, जब से मेरे दूसरे एवोल्यूशन ने मुझ में इंटेलिजेंस का एक पॉइंट ऐड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्लियों की म्याऊं वाली भाषा समझ सकता हूँ। पंपकिन मेरी तरफ देखकर कुछ बार म्याऊं करती है, मैं एकदम सही समझ जाता हूँ, वह पार करना चाहती है। मैं अपनी पोजीशन लेता हूँ। पंपकिन मेरे ठीक सामने खड़ी हो जाती है और मुझे घूरती है। एक लड़का, एक बिल्ली, दोनों का साइज लगभग बराबर, वजन भी बराबर। मेरी आंखों में लड़ने का जज्बा धधक रहा है। अगले ही सेकंड पंपकिन छलांग लगाती है और सीधे मुझ पर हमला करती है। मैं खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा अपनी पीठ के बल जमीन पर जा गिरता हूँ। पंपकिन मेरे ऊपर खड़ी है और उसके दोनों आगे वाले पंजे मेरे सीने पर दबे हुए हैं। हम एक दूसरे को घूरते हैं। यह ऑकवर्डनेस दोनों तरफ से है। पंपकिन एक म्याऊं करती है। ट्रांसलेशन: तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्ट्राइकर के तौर पर मेरी पहली फाइट एक टोटल नॉकआउट पर खत्म होगी। इसके बाद मैं और भी ज्यादा फोकस के साथ खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता हूँ। जब तक मेरा चौथा एवोल्यूशन मेरी फिजिक को फिर से बूस्ट करता है, तब तक मैं क्लीन हुक्स मार सकता हूँ और सही फुटवर्क के साथ स्मूथ कॉम्बो बना सकता हूँ। मैं एक बार फिर स्किल पैनल चेक करता हूँ। मुश्किल से 6 महीने के बच्चे के लिए मैं अपनी इस प्रोग्रेस से सच में बहुत खुश हूँ। इस स्पीड से मैं 1 साल का होने से पहले ही लेवल 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा। अगर मैं आज फिस्ट टेक्निक एक्सपी को ग्राइंड करके 100 तक पहुंचा दूं, तो स्किल के लेवल अप होने पर मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बेसिक फिस्ट टेक्निक को लेवल 1 पर पहुंचाता हूँ, क्लास इंटरफेस पर ठीक टाइम पर एक रिवॉर्ड नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं एक पल भी सोचे बिना तीनों पॉइंट्स फिजिक में डाल देता हूँ। बाहर से देखने पर मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बस थोड़ा सा ही लंबा लगता हूँ, लेकिन कपड़ों के अंदर मेरी बॉडी सच में एक सॉलिड बिल्ड बॉडी है। इतना सब खाने की वजह से मेरा बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा है और रोजाना की इंटेंस ट्रेनिंग से भी अभी तक कोई 6 पैक नहीं बने हैं। वह अभी से एक ह्यूमन बीस्ट जैसी फीलिंग देती है। अब मैं दोनों एवोल्यूशन पाथ्स की प्रोग्रेस देख सकता हूँ। 11.05 के फिजिक्स स्टेट के साथ मुझे लगता है कि 30% तक पहुंचने पर जुवेनाइल ह्यूमन बीस्ट स्टेज अनलॉक हो जानी चाहिए। आज की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं चुपके से स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाता हूँ और मिया को एक ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए सुनता हूँ। वह पीच ब्लॉसम स्प्रिंग नाम के एक क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ा रही है। वह टेक्स्ट पढ़ा चुकी है और अब उसके पीछे की बैक स्टोरी शेयर कर रही है। पीच ग्रोव से होकर वसंत की हवा बहती है। सब कुछ शांत है, लेकिन पीच ब्लॉसम स्प्रिंग प्राचीन काल में वॉइड में जाने के कुछ गिने चुने रास्तों में से एक था। इसकी असली लोकेशन पृथ्वी पर नहीं है, यह कहीं बहुत दूर है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यह एक डायमेंशनल ब्रिज के जरिए पीच ग्रोव से जुड़ा हुआ था। पुराने जमाने के लोग कभी वापस इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने तब तक डायमेंशनल ब्रिज को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। आज नेशनल वाइड एंट्रेंस नंबर 3 के जरिए कोई भी आसानी से पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा सकता है। मैं दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा होकर चुपचाप सुनता हूँ। तो यह वाइड है, लेकिन इको रेलम असल में क्या है? डिनर के बाद मार्कस मुझे इसका ज्यादा साफ जवाब देता है। वाइड एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम और स्पेस सब आपस में मिले हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ाने पर तुम एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच सकते हो। कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह खड़े रहो और हो सकता है कि बाहर 100 साल बीत चुके हो। इको रेलम वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशल फेनोमेनन है। यह टाइम और स्पेस के एक खास हिस्से की कॉपी है। मान लो तुम घर पर एक दिन बिताते हो, वॉइड उस दिन की कई कॉपीज बना देता है। कॉपी बस एक कॉपी होती है, लेकिन उसके अंदर की हर चीज असली होती है। बाहर के लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए रास्तों के जरिए इको रेलम में एंटर करते हैं। मार्कस अपनी बात खत्म करता है और देखता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में इसमें से कुछ समझ आ रहा है? मैं सीरियस होकर अपना सिर हिलाता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे एक्सप्रेशंस जम जाते हैं। डैड, क्या हो अगर हम ही वह कॉपी हो? मार्कस सच में हैरान रह जाता है। उसके बेटे को न सिर्फ सारी बात समझ आ गई, बल्कि वह खुद से ही कड़ियों को जोड़ भी रहा है। मार्कस हंसता है और एक्सप्लेन करता है, कॉपी की गई जिंदगियां अपने इको रेलम से बाहर निकलते ही खत्म हो जाती हैं। हमारी दुनिया के लोग वाइड में अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, इसलिए हम कॉपीज नहीं हो सकते। कुछ ही देर बाद मार्कस मुझे मेरी रोज की ट्रेनिंग शुरू करते हुए नोटिस करता है। उसने मुझे कुछ टाइम पहले कॉम्बैट मैनुअल पढ़ते हुए, उसमें बताए गए मूव्स को कॉपी करते हुए और हर एक टेक्निक की खुद से प्रैक्टिस करते हुए देखा था। लेकिन आज जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, मैं उसके चेहरे पर वह अजीब सा लुक नोटिस करता हूँ और अपनी ट्रेनिंग रोक कर पूछता हूँ, कुछ नहीं। मार्कस अपनी थोड़ी सख्त स्माइल के साथ कहता है, तुम टेक्निक्स काफी जल्दी सीख रहे हो। फिर वह ऐसे सिर हिलाता है जैसे कोई फैसला ले रहा हो। कल से तुम्हारी बहन के स्कूल से आने के बाद मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दूंगा। मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। आखिर मार्कस प्रोफेशन से एक पीई टीचर है। दूसरी तरफ कोको में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। अगली शाम मार्कस कोको को एक फिटनेस रूटीन शुरू करवाता है और फिर अपना ध्यान मुझे कॉम्बैट टेक्निक सिखाने पर लगाता है। यह देखकर कि मेरा फिस्ट वर्क बेसिक्स को पार कर चुका है, वह मुझे फंडामेंटल किक सिखाता है। वह हर एक मूव को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता है। मैं उसे फॉलो करता हूँ, उसके हर एक मूव को कॉपी करता हूँ और लगातार अपनी डिटेल्स को फाइन ट्यून करता रहता हूँ। धीरे धीरे यह मुझे नेचुरल लगने लगता है। तभी मेरे सामने एक नया इंटरफेस नोटिफिकेशन आता है। मैं एक पल के लिए हैरान होकर अपनी पलकें झपकाता हूँ और फिर मेरे अंदर प्योर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ जाती है। आखिरी इंटरफेस मॉड्यूल फाइनली अनलॉक हो गया है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए उसी वक्त मिरर मोड
एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरी पुतलियां सिकुड़ती हैं और मेरी नजरें एक पल में तेज हो जाती हैं। मेरी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह बन जाती है जो मार्कस के दिखाए हुए हर एक मूव की हर एक डिटेल को लॉक कर रही है, उन्हें देख रही है, मिरर कर रही है और करेक्ट कर रही है। हर एक रिपीटिशन के साथ मेरी टेक्निक और भी क्लीन होती जा रही है। मार्कस नोटिस करने लगता है कि उसके बेटे में कुछ तो अलग है। अभी कुछ पलों पहले ही उसके बेटे को करेक्शंस की जरूरत थी, यहाँ वहाँ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी। अब अचानक से उसका हर एक मूव एकदम परफेक्ट है। अपने इस टैलेंटेड बेटे को देखकर मार्क से एक गहरी सांस लेता है। जब उसने और मिया ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया था तो उन्होंने बस एक शांत बच्चे की उम्मीद की थी, कोको जैसा बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्हें एक प्रोडिजी मिल गया। 1 महीने की उम्र में पूरी तरह डेवलप हो चुकी नजरें, अपने आप रेंगना, खड़ा होना और चलना, 2 महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर देना, 3 महीने की उम्र तक दौड़ना, कूदना और खुद से कॉम्बैट टेक्निक सीखना। मार्कस नेशनल प्रोडिजी डेवलपमेंट एक्ट के बारे में सर्च करता है और देखता है कि पेरेंट्स को 10 मिलियन युआन का सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। उसका दिमाग चलने लगता है। जब मुझे प्रोडिजी के रूप में पहचाने जाने पर 10 मिलियन ग्रांट के बारे में पता चलता है तो मैं मार्कस को तुरंत मेरा नाम रजिस्टर करने के लिए फोर्स करता हूँ। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन आखिर में क्योंकि मेरी उम्र अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले 2 साल तक नहीं पहुंची है, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मार्कस मुझसे कहता है कि मैं इसकी टेंशन ना लूं। एक नेशनल लेवल प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे मानने से इनकार कर देता हूँ। मैं मार्कस से 5 टेराबाइट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करवाता हूँ और अपने घर पर अपनी पूरी ताकत के साथ एक्सपी और मिरर मोड ग्राइंड करते हुए अपने दिन बिताता हूँ। और यह सब मैं उस 10 मिलियन ग्रांट के लिए कर रहा हूँ। उस शाम वीकली सप्लीमेंट का टाइम आता है। मिया फ्रिज से क्रिस्टल बी जेली के 4 पीस निकालती है। जैसे ही वो उन्हें बांटने के लिए तैयार होती है, मैं बोल पड़ता हूँ, मॉम क्या मैं इसमें से थोड़ा सा ले सकता हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मेरे सारे दांत आ चुके हैं और मैं फिश और मीट आसानी से खा पा रहा हूँ। मिया मुझे अपना एक पीस दे देती है। यह चीज सच में उतनी ही घटिया है जितना कोको ने बताया था। मिया एक छोटा सा टुकड़ा काटती है और उसे गर्म पानी में घोल देती है और उसमें से जो महक उठती है वह कुछ और ही है, लेकिन एवोल्यूशन की खातिर मैं खुद को तैयार करता हूँ। चेहरा सख्त, सांसें रुकी हुई। शुरू में वह कीड़ों वाली महक मेरे मुंह में फैल जाती है और मुझे लगभग उल्टी आ जाती है। फिर मेरे गले से नीचे गर्माहट की एक लहर दौड़ जाती है और यह बहुत ही रिमार्केबल फील होता है। इंटरफेस मुझे एनर्जी बार के बढ़ने का अलर्ट देता है और वह नंबर मुझे शॉक कर देता है। क्रिस्टल बी जेली के एक पूरे पीस का वजन 10 ग्राम होता है। मैंने 1 ग्राम से भी कम लिया है और एनर्जी बार 2% बढ़ गया है। 1 ग्राम मतलब पूरे 1 दिन के फॉर्मूला के बराबर। वॉइड का खाना सच में कुछ अलग ही चीज है। अगले 2 हफ्तों तक मैं पूरी तरह से किक्स और फुटवर्क पर फोकस करता हूँ। मिरर मोड ऑन रहने के साथ मेरी किक टेक्निक और फुटवर्क दोनों लेवल 1 पर आ जाते हैं। दोनों लेवल अप से मुझे कुल 6 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। इस बार मैं उन सबको फिजिक में नहीं डालता। मिरर मोड के टैलेंट इंटरफेस में दिए गए नोट को देखने पर उसमें लिखा है कि बेहतर मिररिंग रिजल्ट्स के लिए मेंटल पावर को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैं इंटरफेस खोलता हूँ और सभी 6 पॉइंट्स मेंटल में डाल देता हूँ। इसका असर तुरंत होता है, जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी हो, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक। मेरा सिर सुन्न पड़ जाता है, मेरे माथे की नसें फूलने लगती हैं, मेरे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। लेकिन जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो पूरी दुनिया ज्यादा शार्प, साफ दिखाई देती है। मैं एक टेस्ट की तरह मिरर मोड एक्टिवेट करता हूँ। मैं मास्टर जिंजर की म्याऊं म्याऊं की नकल करने लगता हूँ। मास्टर जिंजर अपना सिर झुकाता है, मैं भी ठीक उसी आवाज में जवाब देता हूँ। उसका गोल मटोल चेहरा उतर जाता है, उसका लुक सब कुछ कह रहा है। यह 2 पैरों वाला जीव मेरी आवाजों की नकल कर रहा है और यह बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। वह मुड़ता है और चला जाता है, लेकिन तभी मेरे इंटरफेस पर टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई देती है। मिरर मोड एक्टिवेट करने और मास्टर जिंजर की कुछ आवाजों को कॉपी करने के बाद मैंने किसी तरह फिलाइन लैंग्वेज, बिल्लियों की भाषा अनलॉक कर ली है। मास्टर जिंजर के साथ आधे घंटे की बातचीत के बाद बीस्ट टंग फिलाइन स्किल को एक्सपी के 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वह बिना किसी एक्साइटमेंट के बस उन्हीं कुछ बातों को बार बार दोहराता रहता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बेसिक साई फॉर्म को पूरी तरह से इवॉल्व कर लूं तो क्या मुझे अपने ख्यालों को सीधे ट्रांसमिट करने, भेजने की एबिलिटी मिल जाएगी। इसलिए अपनी रोज की ट्रेनिंग के साथ साथ अब मेरा एक शौक भी है, बिल्लियों के साथ चैट करना। टाइम तेजी से बीतता है और गर्मियां आ रही हैं। वसंत ऋतु फ्लू का फैलना अब शांत हो गया है। हर जगह पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। जिन दिनों मिया की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है वह मुझे ब्रैम में बैठाकर आस पड़ोस में घुमाती है। उसकी उम्मीद है कि मैं घर पर हर दिन फिलाइन स्पीशीज से बात करने के बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ कुछ सोशल टाइम बिताऊंगा। वह परेशान होने लगी है। मैं प्रैम में बैठा हूँ और चुपचाप दूसरे बच्चों को उनके प्रैम्स में देख रहा हूँ। तभी एक छोटी बच्ची अचानक रोने लगती है। एक लड़का भी उसके पीछे उतनी ही जोर से रोने लगता है। रीजन चाहे जो भी हो, मुझे वे बहुत शोर मचाने वाले लगते हैं। कुछ माएं मुझे चुपचाप बैठे हुए नोटिस करती हैं। कोई रोना नहीं, कोई नखरे नहीं, यहाँ तक कि अपनी उंगलियां भी नहीं चबा रहा। वे मिया की तारीफ करती है, तुम्हारा बच्चा बहुत ही वेल बिहेव्ड, समझदार और शांत है। अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सोती। मिया खुशी से चमक उठती है। हर पेरेंट को अपने बच्चे
की तारीफ सुनना पसंद होता है। उसने मुझे बाहर लो प्रोफाइल, शांत रहने और बात न करने के लिए कहा था, वरना रिएक्शन और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग, हैरान करने वाला हो सकता था। तभी एक माँ बोल पड़ती है, इस बच्चे की आंखें बहुत शार्प, तेज लगती है। क्या आपने इसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करवाई है? यह एक प्रोडिजी हो सकता है, आपको पता है। मैंने पढ़ा है कि कई प्रोडिजीज 1 या 2 साल की उम्र में ही साइन दिखाने लगते हैं। यह सुनकर मिया नर्वस होकर उन्हें मना कर देती है। वह अभी सोच ही रही है कि क्या कहे कि तभी एक माँ प्रेम के पास आती है। वह एक उंगली उठाती है और एक ब्राइट स्माइल के साथ पूछती है, यह कितने हैं? सही जवाब दो और आंटी तुम्हें कैंडी देंगी। सब मेरे जवाब का इंतजार करते हैं। आखिर मुश्किल से 6 महीने के बच्चे के लिए सवाल समझना और कुछ शब्द बोलना भी उसकी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, असाधारण बुद्धि का सबूत होगा। मैं उस क्यूरियस भीड़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूँ और अपना चेहरा फूलों की क्यारी के पास बैठी एक आवारा बिल्ली की तरफ कर लेता हूँ। एक्साइटेड होकर मैं उसे आवाज लगाता हूँ। वे माएं सब एक साथ निराशा से घूरती हैं। दूसरी तरफ मिया चुपचाप राहत की सांस लेती है। आवारा बिल्ली आवाज सुनकर अपना सिर घुमाती है। उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता और भाग जाती है। फिर भी इस पड़ोस में आवारा बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा मैं बातचीत शुरू करूंगा और कुछ 20 टंग एक्सपी ग्राइंड करूंगा। उन 6 मेंटल पॉइंट्स को ऐड करने के बाद से अब मैं पूरी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल्स के जरिए सीख सकता हूँ और बाकी बची कॉम्बैट टेक्निक्स खुद से सीख सकता हूँ। स्ट्राइकर क्लास को लेवल अप करने के लिए सिर्फ 21% और एक्सपी चाहिए। मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगला लेवल क्या रिवॉर्ड्स और इफेक्ट्स लेकर आएगा। आने वाले दिनों में मैं दिन में 3 ट्रेनिंग सेशंस करता हूं और इंटरफेस के नंबर्स को लगातार देखता रहता हूं। 2 हफ्ते बाद धड़कते दिल के साथ मैं क्लास इंटरफेस खोलता हूं। प्रॉम्प्ट पूछता है कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यस चुनता हूं। जब इंटरफेस वापस फोकस में आता है तो इस पहले क्लास लेवल अप के रिवॉर्ड्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार हैं। स्ट्राइकर स्पेशलाइजेशन, वीक पॉइंट स्ट्राइक का डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे महसूस होता है कि मेरी उंगलियां एक्साइटमेंट से फड़क रही हैं। मुझे लगता है कि अब मैं पंपकिन का बराबरी से सामना कर सकता हूं। मैं सभी 10 रिवॉर्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बांट देता हूं। शुरू में मुझे अंदर से एक पावर का बर्स्ट फूटता हुआ महसूस होता है। फिर मेरी बाहें साफ तौर पर मोटी हो जाती हैं। हल्का सा भी फ्लेक्स करने पर बाइसेप्स उभर आते हैं। मेरा दिमाग साफ हो जाता है। सब कुछ शार्प, तेज हो जाता है। महीनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई एकदम सही ऑर्डर में फ्लैश होती है। इतने अच्छे स्टेट में मुझे पंपकिन को ढूंढना होगा और हिसाब बराबर करना होगा, लेकिन पंपकिन बस जमा ही लेता है। उसकी टोन कुछ खास वेलकमिंग नहीं है। मैं वहां खड़ा होकर एक ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ। पंपकिन, चलो इस बार लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। पंपकिन थोड़ा सा हिलता है। उसके मुंह का कोना कुछ इस तरह मुड़ता है जो एक कोल्ड स्मर्क, ठंडी मुस्कान जैसा लगता है। मुझे एक बुरी फीलिंग आती है। क्या यह बिल्ली नींद से जगाए जाने पर चिड़चिड़ी हो गई है? अगले ही पल पंपकिन एक आवाज निकालता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वह सीधा मेरे पैरों से टकराता है। पंपकिन को साफ तौर पर उम्मीद है कि यह फाइट भी पिछली वाली की तरह ही जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ महीने पहले वाला वही बेबस बच्चा नहीं हूँ। जब वो मुझसे टकराता है तो मैं उसके साथ रोल करता हूँ, एकदम क्लीन और कंट्रोल तरीके से। मैं उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता हूँ, स्टडी मजबूती से लैंड करता हूँ और हमारे बीच की दूरी खोल देता हूँ। पंपकिन पलके झपकाता है। वे एम्बर आंखें सरप्राइज से भर जाती है। मैं एक प्रॉपर स्टांस में अपने पैरों को सेट करता हूँ। अपने चेहरे को गार्ड करने के लिए मुट्ठियां ऊपर उठाता हूँ। मैं सांडा किकबॉक्सिंग का स्टांस लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पंपकिन फिर से ब्लर हो जाता है। अटैक फिर से आता है। म्याऊं बैराज, म्याऊं की बौछार, इस बार फुल स्पीड पर। पंजे अंदर खींचे हुए अपने सॉफ्ट पॉ पैड्स नरम पंजों को मुट्ठियों की तरह यूज करते हुए वह एक रिलेंटलेस असॉल्ट लगातार हमला कर देता है। मैं सीधे उसका सामना नहीं करता। इसके बजाय मैं अपना फुटवर्क यूज करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और एक ओपनिंग का इंतजार करता हूँ। पंपकिन की स्पीड ओवरवेलमिंग है। बाहर से देखने पर वह पूरी तरह से कंट्रोल में लगता है, लेकिन जैसे ही वह एक फाइनल डिसाइसिव पाउंस, आखिरी छलांग के साथ फाइट खत्म करने के लिए हवा में उछलता है, मैं वीक पॉइंट स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ और एक हाई किक मारता हूँ। वह सीधा पंपकिन के अंडर बेली, पेट के निचले हिस्से पर जाकर लगती है। मेरा पैर बस पहुंचने ही वाला होता है कि तभी पंपकिन हवा में घूम जाता है और डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर हो जाता है। वह हमारे बगल वाले सोफे पर लैंड करता है। वह अपना सिर हिलाता है। उसकी एम्बर आंखें अविश्वास से फटी हुई है। मैं भी उसके बगल में सोफे पर गिर जाता हूँ। मेरी सांसें तेज चल रही हैं। यह फाइट सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चली, लेकिन मैंने पूरे टाइम जिस लेवल का फोकस बनाए रखा उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया है। मैंने इंटरफेस पर एक्सपी गेन चेक किया। वह फाइट पूरे 1 घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग के बराबर थी। मैं एक उम्मीद भरी नजर से पंपकिन की तरफ मुड़ता हूँ। तो क्या हम कभी फिर से ऐसा कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पोटेंशियल को मानते हुए पंपकिन का बर्ताव काफी सॉफ्ट हो जाता है। वह जवाब में धीरे
से म्याऊं करता है। मैं दौड़कर पंपकिन के पास जाता हूँ और थैंक्स बोलने के लिए रिस्पेक्ट के साथ अपने हाथ जोड़कर झुकता हूँ। टाइम उड़ता है। जब तक मैं 9 महीने का होता हूँ मेरी हाइट 87 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि एक एवरेज 2 साल के बच्चे का साइज है। फिजिकल कैपेबिलिटी के मामले में मैं टीनेज किशोरावस्था के बेंचमार्क को बहुत पहले ही पार कर चुका हूँ। इस दुनिया में पेरेंट्स बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और क्रिस्टल भी जेली अवेलेबल होने के साथ कई बच्चे बहुत ही रिमार्केबल तेज स्पीड से डेवलप होते हैं। यहाँ 1 साल के बच्चे का चलना और खुद खाना कोई अजीब बात नहीं है। एक दिन मैं स्पार्कलिंग वाटर की एक कैन कोको के पास ले जाता हूँ। वह मुझे आते हुए देखती है और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। तुम्हें क्या चाहिए? या तुम्हारे लिए है? मैं कैन आगे बढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरी स्पारिंग पार्टनर बनोगी? कोको मुझे घूरती है। उसे पक्का यकीन है कि उसने कुछ गलत सुना है। बेशक यह छोटा बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी हाइट 122 सेंटीमीटर है। वह उससे पूरा एक सिर लंबा है और वह उसे स्पार करने के लिए कह रहा है। यह तो सीधे सीधे मार खाने वाली बात है, लेकिन उसकी उन विनती करती हुई छोटी छोटी आंखों को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल होती है और उसके हाथों में खुजली होने लगती है। 1 मिनट के मोल भाव के बाद हम दोनों बेडरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। कोको एक शैतानी स्माइल के साथ अपनी उंगलियां चटकाती है। हमारी बात पक्की हुई। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाती हूँ तो कोई रोना धोना नहीं और मॉम को तो बिल्कुल नहीं बताना, समझ गए? मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं अपने बाएं पैर से जोर लगाकर आगे बढ़ता हूँ। शुरू में कोको मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। वह मुझे उड़ता हुआ पीछे भेजने के लिए एक किक मारने की तैयारी करती है, लेकिन मैं जल्दी से साइड हटता हूँ और आसानी से उससे बच जाता हूँ। उसी पल मैं उसका पैर पकड़ता हूँ, अपना वजन आगे की तरफ डालता हूँ और अपना सिर जोर से उसके पेट में मारता हूँ। उफ! कोको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बिस्तर पर जा गिरती है। वह वापस उठती है और आंखें फाड़कर मुझे घूरती है। गिरने से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दिमाग को जो शॉक लगा है वो बहुत बड़ा है। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। इस बच्चे को पैदा हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है ना? वो गहराई से सोचने लगती है और किसी तर्क वाली एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करती है। मॉम ही उसे हॉस्पिटल से घर लाई थी। असल में किसी ने भी उसे पैदा होते हुए नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। वो घूमती है, बेडरूम से बाहर भागती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है, मॉम आपको धोखा दिया गया है, यह आपका असली बेटा नहीं है। बाहर लिविंग रूम में कोको मिया को ढूंढते हुए इधर उधर भागती है और पूरे टाइम चिल्लाती रहती है, मॉम मॉम आपको बेवकूफ बनाया गया है, यह आपका नहीं है, यह एक एलियन क्रिएचर है जिसे पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा गया है। मैं दरवाजे में खड़ा होकर एक चमकदार स्माइल के साथ सब कुछ देख रहा हूँ और जो कुछ भी सामने हो रहा है उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ और सच में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने सोचा था। 5 मिनट बाद मिया अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म करती है। सबसे पहला काम जो वह करती है वह है कोको का कान पकड़ना और उसे अच्छी तरह से डांटना। अगर तुमने दोबारा इस तरह का हंगामा किया और मेरी क्लास डिस्टर्ब की तो तुम्हें डिनर में कोई मीट नहीं मिलेगा। कोको अपना कान मलती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। मॉम का हाल भी फिल्मों के उन साइड कैरेक्टर्स जैसा होने वाला है जो कभी हीरो की बात नहीं मानते और आखिर में एलियन क्रिएचर के हाथों खाए जाते हैं। एक बार जब मिया को समझ आ जाता है कि असल में क्या हुआ था तो वह मार्कस के वापस आते ही उसे सब कुछ बता देती है और इस तरह कोको और मेरा दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार कोको अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करती है, इस बात की जिद के साथ कि वह अपने सामने खड़े एलियन क्रिएचर का सच सबके सामने लाएगी। मैं शांत रहता हूँ, उसके हर एक मूव को पढ़ता हूँ और एकदम क्लीन तरीके से काउंटर करता हूँ। मैं उसकी टेक्निक में कमियां ढूंढता हूँ। इस तरह की हाई इंटेंसिटी स्पारिंग से एक्सपी बहुत तेजी से ग्राइंड होता है और 5 टेराबाइट स्टडी मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद को एक सीजन स्ट्राइकर की तरह कैरी करता हूँ। बचना, रोकना, काउंटर करना, यहाँ तक कि दुश्मन की लय को बिगाड़ना, यह सब अब मेरी आदत बन चुका है। दूसरी तरफ कोको ने कुछ सालों तक कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली है, लेकिन गहराई से ना पढ़ने की उसकी आदत की वजह से उसकी टेक्निक में अभी भी कई कमियां हैं। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो एक किक मारने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खुद को खुला छोड़ देती है। वीक पॉइंट स्ट्राइक के बोनस के साथ कारपेट भी उसे नहीं बचा पाता। कोको दर्द से कराते हुए जमीन पर गिरती है। वह वहां पड़ी हाँफ रही है और खाली नजरों से छत को घूर रही है। सब खत्म हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, यह एलियन क्रिएचर पृथ्वी पर कब्जा करने वाला है। मेरे सीखने की स्पीड एक बार फिर मार्कस की उम्मीदों से आगे निकल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुंच रहा हूं। मार्कस हम दोनों को एक प्रॉपर बूस्ट देने की उम्मीद में सेलिब्रेट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा डिशेस बनाता है। गर्मियों की छुट्टियों के अगले 2 महीनों के लिए गोल्ड मेडल स्पारिंग पार्टनर कोको ऑफिशियली ड्यूटी पर रिपोर्ट करती है। उसका इकलौता गोल मुझे हराना और मेरे असली एलियन रूप को सबके सामने लाना है। वह जो भी चैलेंज मुझे देती है मैं उसका वेलकम करता हूँ, क्योंकि मिरर मोड में लड़ने से एक्सपी इतनी तेजी से ग्राइंड होता है जिसकी बराबरी और कोई चीज नहीं कर सकती। टाइम बीतता जाता है, अक्टूबर आ जाता है और उसके साथ ही मेरे नए जन्म के बाद मेरा पहला जन्मदिन। मार्कस और मिया टेबल पर तालियां बजाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। मिया कोको का कान हल्का सा खींचती है और वह भी बेमन से उनके साथ गुनगुनाने लगती है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, अपनी बोतल पकड़े हुए उसे ऐसे उठाता हूँ जैसे कोई टोस्ट हो और उसे एक ही घूंट में पी जाता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक विश मांगता हूँ और एक ही सांस में
सारी मोमबत्तियां बुझा देता हूँ। गिफ्ट्स के लिए कोको अपनी पॉकेट मनी से एक एलियन 5 मूवी आर्ट बुक खरीदती है और उसे मेरी तरफ खिसका देती है। वह एलियन बेस की तरफ इशारा करती है और ऐसे ही कैजुअली पूछती है, घर वापस वे मांस खाने वाले फूल खिल रहे हैं, क्या तुम उन्हें देखने वापस नहीं जा रहे? फिर मार्कस की बारी आती है। वह मुझे छोटी सी नीली बोतल देता है। यह विज्ञापनों में दिखने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट ड्रिंक्स जैसी दिखती है, लेकिन जब मैं लेबल देखता हूँ तो उस पर लिखा होता है ग्रेड 1 एसेंस टॉनिक। मार्कस मुस्कुराता है, इसे सीधा पी जाओ, यह क्रिस्टल बी जेली से बेहतर एब्जॉर्ब होता है। मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ और उस टॉनिक को एक ही घूंट में पी जाता हूँ। मेरे गले से लेकर मेरे पैर के अंगूठों तक एक ठंडी रिफ्रेशिंग लहर दौड़ जाती है। एनर्जी बार सीधे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता है, फिर एक के बाद एक कई और नोटिफिकेशंस पॉप अप होते हैं। पूरे 1 साल की ग्राइंडिंग और मेरी पहली बड़ी अचीवमेंट फाइनली अनलॉक हो गई है। 30 पॉइंट्स की फिजिक के साथ अब मैं एक फिजिकली एक्टिव एडल्ट आदमी के बराबर हूँ। मैं डिटेल रिवॉर्ड डिस्क्रिप्शन खोलता हूँ। मेरी मौजूदा सभी टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशंस में बीस्ट फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर बूस्ट देता है। फिर मैं पैसिव टैलेंट रिवॉर्ड चेक करता हूँ। प्रीडेटर, यह एक नॉन कॉम्बैट टैलेंट है, इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता, लेकिन यह इन्फिनिटली स्टैक हो सकता है। आगे चलकर हर दिन की ट्रेनिंग प्रीडेटर टैलेंट के साथ मिलकर थकान और फिजिकल डैमेज से जल्दी रिकवरी देगी। मैं रिवॉर्ड स्क्रीन बंद करता हूँ और अपनी नजरें अगले एवोल्यूशन माइलस्टोन पर टिका देता हूँ। 30 पॉइंट्स का मतलब है एक हेल्दी एडल्ट, तो 100 पॉइंट्स पक्का इंसानी शरीर की आखिरी लिमिट होगी। और अल्टीमेट फॉर्म की बात करें तो क्या वह इंसानी शरीर की लिमिट से भी परे कोई चीज हो सकती है? लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सामने एक नए गोल के साथ मुझे एक बार फिर अंदर से मोटिवेशन फील होता है। पहला माइलस्टोन पूरा हो गया है, दूसरा सच में कितनी दूर हो सकता है। उस रात मैं अपनी इवॉल्व हुई फिजिकल कैपेबिलिटीज का पूरा टेस्ट लेता हूँ। मार्कस साइड में खड़ा होकर अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वो ताकत हो, जंपिंग हो या 100 मीटर की स्प्रिंट हो या फिर उसके बाद होने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट। हर रिजल्ट प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर आता है। मार्कस को मुश्किल से ही यकीन हो पा रहा है कि उसका बेटा अभी अभी 1 साल का हुआ है और उसने प्रोग्राम की हर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। वह उसी वक्त सारे एप्लीकेशन मटेरियल्स अपलोड कर देता है। हम मिया को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। पूरी फैमिली चुपचाप ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगती है। जब हम सबको लगता है कि ऑफिस आज के लिए बंद हो गया होगा और हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या मिस्टर मार्कस घर पर हैं? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। उसी पल इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। यह कंफर्म करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव दरवाजे पर है, वे सीधे हमारे पास आए। यह तो बहुत तेज था। मार्कस उसे अंदर आने देने से पहले उस विजिटर की क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करता है। विजिटर डायरेक्टर ग्रांट हैं, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। दरवाजा बंद होने के बाद डायरेक्टर ग्रांट मार्कस और मिया के साथ एप्लीकेशन की डिटेल्स चेक करते हैं और फिर पूछते हैं कि छोटा काई कहाँ है। मार्कस एक गहरी सांस लेता है और बेडरूम का दरवाजा खोलता है। उसका बच्चा काफी टाइम से लो प्रोफाइल रहा है। अब टाइम आ गया है यह दिखाने का कि वो किस चीज का बना है। डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने खड़े बच्चे को देखते हैं, जो अपने पैरों पर तेज है, बोलने में साफ है, और फिर वापस अपने हाथों में मौजूद फाइल पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से टैलेंटेड बच्चे देखे हैं और उन्हें लगा था कि वह इसके लिए तैयार थे, लेकिन अभी ये दुनिया उन्हें थोड़ी अजीब लग रही है। वह मुझसे कई सवाल पूछते हैं, मेरी पहचान और अप्लाई करने के मेरे इंटेंट को कंफर्म करते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह अपने केस में हाथ डालते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच निकालते हैं। वह मुझसे इसे पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे पहनता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं इसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स लॉक एक सेफ्टी मेजर है। एक बार सिलेक्शन पूरा हो जाने के बाद यह अपने आप खुल जाएगा और इसे बाद में वापस ले लिया जाएगा। वह अपनी बात खत्म करते हैं और एंट्रेंस के पास रखे शो कैबिनेट की तरफ देखते हैं। कैलिको कैट पंपकिन उसके पीछे छिपी हुई है और उस अजनबी को देख रही है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने मेंशन किया था कि बच्चे के पास बिल्लियों से बात करने की एबिलिटी है। आप इस बॉन्डेड पेट को साथ ला सकते हैं। यह सिलेक्शन के टाइम काम आ सकता है। उस 10 मिलियन ग्रांट के लिए मिया मुझे रात के टाइम एक प्राइवेट जेट में बिठाकर जिंगा के प्रोडिजी सिलेक्शन बेस की तरफ ले जाती है। 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं। हमें अंधेरे में डूबी एक डॉर्मेट्री हॉस्टल बिल्डिंग में ले जाया जाता है। बत्तियां बुझी हुई हैं। मुझे लगता है कि सबको सो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं हमें 6 या 7 साल के 2 बच्चे एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े मिलते हैं। टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। एक अपनी कमर पर हाथ रखे पानी की बोतल पकड़े खड़ा है और बहुत ही घमंड के साथ कहता है, मैं 5 मीटर तक सुसु कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? दूसरा बच्चा अपना मुंह सिकोड़ता है और अपनी नाक से बहते हुए 2 लंबे सोंड नाक की गंदगी को वापस अंदर खींच लेता है और उसे सेटिस्फैक्शन के साथ चबाते हुए पलटकर जवाब देता है, मैं कच्चा सोंड खा सकता हूँ, एक बार में 2, मुझे हराकर दिखाओ। 2 छोटे जीनियस अपने अपने टैलेंट्स दिखा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। यह एक ड्रॉ बराबरी है। अपनी इस टक्कर के बीच वे नोटिस करते हैं कि कुछ लोग बिल्डिंग में आ गए हैं। दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से आवाज लगाते हैं, रुको,
रुको, डॉक्टर वेंडी कहाँ है? वह कहीं बाहर गई है। और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता वे गायब हो जाते हैं। मैं आसपास का नजारा देखता हूँ। बाहरी घेरा एक मिलिट्री बेस है, अंदर प्रोडिजी सिलेक्शन बेस है। सिलेक्शन फैसिलिटी को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन सैन्य अड्डे के अंदर रखना बाहरी खतरों से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। डायरेक्टर ग्रांट अपना फोन निकालते हैं और हमें मिलने के लिए किसी को कॉल करने ही वाले होते हैं कि तभी सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक जवान औरत हाथ में एक फोल्डर लिए हमारी तरफ आती है। वह पास आते हुए डायरेक्टर ग्रांट को ग्रीट करती है। डायरेक्टर ग्रांट, इस बार आप बेस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। प्रोडिजी प्रोग्राम के 15 सालों में आज पहली बार हम एक ऐसे एप्लीकेंट उम्मीदवार को देख रहे हैं जो अभी अभी 1 साल का हुआ है। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से उनसे हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर वेंडी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, लेकिन ये बच्चा सच में कुछ अलग है। क्या ऐसा है? तो फिर मैं इसे बहुत ध्यान से देखूंगी। डॉक्टर वेंडी की नजर मुझ पर पड़ती है। मैं ऊपर देखता हूँ और उनके कोट पर लगा नेम टैग पढ़ता हूँ। डॉक्टर वेंडी, इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड्स, असाधारण खूबियों का संस्थान। डॉक्टर वेंडी मिया से कुछ बातें करती हैं, फिर मेरी तरफ मुड़ती हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, काई? वह नोटिस करती हैं कि मैं अभी भी उनके नेम टैग को घूर रहा हूँ। वह हंसती हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? सॉरी, मेरे पास दूध नहीं है। मैं सपाट लहजे में जवाब देता हूँ, मैं अब नॉर्मल खाना खाता हूँ। वह मुझे आसानी से उठा लेती हैं और मेरे गाल खींचती हैं। जाहिर तौर पर टेक्सचर स्किन से सेटिस्फाइड होकर वह मिया की तरफ देखती हैं। यह बहुत प्यारा है, क्या मैं इसे किस कर सकती हूँ? बिल्कुल शौक से। उसे ये सब बहुत पसंद है। पसंद है? कब से? यह शौक से वाली परमिशन किसने दी? इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता, डॉक्टर वेंडी मेरे चेहरे पर कई किस करती हैं और मेरे चेहरे को लिप प्रिंट्स, होठों के निशानों से भर देती हैं। डॉक्टर वेंडी फिर हमें हमारे लिए तय किए गए क्वार्टर्स में ले जाती हैं। यह एक पूरी तरह से इक्विप्ड सुविधाओं वाला अपार्टमेंट है जो इतना आरामदायक है कि घर जैसा लगता है। थोड़ा आराम कर लीजिए। असेसमेंट, मूल्यांकन का प्रोसेस कल से शुरू होगा। वह मिया को एक एक्सेस कार्ड देती है और चली जाती है। हम अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया दरवाजा खोलती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। दरवाजे पर 20-30 बच्चे भीड़ लगाए खड़े हैं। सभी अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दनें लंबी कर रहे हैं। हमने सुना है कि कोई 1 साल का अजीब बच्चा आया है। मिया एक तरफ हट जाती है, आधी खुश और आधी परेशान, और मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स, विरोधियों से मिलने के लिए इशारा करती है। मैं पास जाता हूँ, एक नजर देखता हूँ और कहता हूँ, इतनी रात हो गई है, क्या तुम सब सोते नहीं हो? हम सो ही रहे थे जब तक कि इन दोनों ने सबको जगा नहीं दिया। वे दोनों लीडर्स की तरफ इशारा करते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा और सूंड खाने वाला बच्चा। यह देखकर कि जो उनसे बात कर रहा है वह सच में इतना छोटा है, वह एक्साइटमेंट के साथ एक के बाद एक सवाल दागने लगते हैं। क्या तुम भूख लगने पर रोते हो? क्या तुम लड़ते हो? अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या तुम अपनी मोम के लिए रोओगे? मैं उस सस्पेंडर्स, पैंट को लटकाने वाली पट्टियां पहने लड़के की तरफ देखता हूं जिसने यह पूछा था और एक धीमी मतलब भरी स्माइल देता हूं। तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सुबह बेस का अस्पताल मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बालों के सैंपल का एनालिसिस करता है। उनके पास जो भी प्रोसीजर, प्रक्रिया है, मैं उन सबसे गुजरता हूँ। फिर डॉक्टर वेंडी के इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को फॉलो करते हुए मैं स्मार्ट वॉच के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और स्क्रीन पर एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स पॉप अप होता है। डॉक्टर वेंडी एक्सप्लेन करती है, पोटेंशियल स्कोर ही वह मेन मेट्रिक जो यह तय करता है कि तुम सिलेक्शन पास करते हो या नहीं। यहाँ तुम जो भी काम करते हो वह असेसमेंट का हिस्सा है। हम हाई पोटेंशियल स्कोर वाले बच्चों की तलाश कर रहे हैं। मैं यह दिखाने के लिए सिर हिलाता हूँ कि मैं समझ गया हूँ, फिर कंफर्म करता हूँ। फिलहाल 126 कैंडिडेट्स, उम्मीदवार इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर कदम रखता हूँ, वॉच बीप करती है। मैं अपनी कलाई उठाता हूँ। मुझे पहले ही एक पॉइंट मिल चुका है। डॉक्टर वेंडी एक्सप्लेन करती है कि पोटेंशियल स्कोर का असेसमेंट एक डेडिकेटेड, समर्पित इवैल्यूएशन मूल्यांकन टीम करती है। ज्यादा मत सोचो, बस यहाँ वैसे ही रहो और सीखो जैसे तुम नॉर्मली करते। मैं सिर हिलाता हूँ, समझ गया। अब मेरे सामने एक क्लियर पिक्चर, साफ तस्वीर है। मेरा नॉर्मल रूटीन है खाना, सोना और एक्सपी ग्राइंड करना, तो मैं बस उन्हें देखने दूंगा। वॉच फिर से बीप करती है। मुझे लगा था कि सिलेक्शन में एग्जाम्स, फिजिकल टेस्ट, शायद रिंग में कोई फाइट होगी, लेकिन शेड्यूल में सबसे पहली चीज एक क्लास है। जब मैं सब्जेक्ट का नाम देखता हूँ तो मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूँ। आज का माइंड कल्टीवेशन मेथड, दिमाग को साधने का तरीका। एक छोटे से क्लासरूम में एक सफेद बालों वाला टीचर माइंड कल्टीवेशन मेथड के बेसिक समझा रहा है। कमरे में मौजूद 4 स्टूडेंट्स हाल ही में आए हैं और बाकी 3 पहले से ही जाने पहचाने चेहरे हैं। 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा, सोंठ खाने वाला बच्चा और सस्पेंडर्स वाला बच्चा। वे तीनों मुश्किल से ही ध्यान दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में वे मेरी तरफ मुड़ते हैं और मुंह बनाते हैं। यह इतना छोटा है, क्या इसे इसमें से कुछ समझ भी आ रहा है? सोन खाने वाला बच्चा धीरे से बड़बड़ाता है। टीचर उसकी तरफ एक नजर देखता है और अपनी बात जारी रखता है। मेंटल कल्टीवेशन की न्यू मेडिटेशन ध्यान है, एक स्पेशल कंपाउंड
मिश्रण के साथ मेडिटेशन के दौरान दिमाग शरीर से आजाद हो सकता है और हायर डायमेंशनल क्षेत्रों की यात्रा कर सकता है। मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद टीचर 4 शीशियां निकालता है, हम में से हर एक के लिए एक। मैं अपनी शीशी पर लगे लेबल को देखता हूँ, उसका ढक्कन खोलता हूँ और उसे धीरे धीरे पीता हूँ। यह असल में काफी मीठा है। अगले ही पल मुझे वेटलेस महसूस होने लगता है, जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया हो। मेरे सेंसेस ब्लर धुंधले होने लगते हैं। टीचर के गाइडेंस निर्देशों को फॉलो करते हुए मेरी चेतना होश बहने लगती है और मैं जल्दी ही खुद को गहरे घने अंधेरे वाली एक जगह पर पाता हूँ। इस मेडिटेटिव जर्नी में रूल सिंपल है, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन कुछ देर बाद प्रेशर बढ़ने लगता है। यह आंखें बंद करके आगे चलने जैसा है, यह जानते हुए भी कि रास्ते में कुछ नहीं है। दूर तक जाना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तुम बस कुछ दूर ही जा सकते हो, इससे पहले कि आंखें खोलने की तड़प बर्दाश्त के बाहर हो जाए। लेकिन अभी मैं मेडिटेशन में गहराई तक डूबा हुआ हूँ और मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि महसूस करते हुए आगे बढ़ता रहूं। 8 मिनट बाद 5 मीटर सुसु करने वाला बच्चा और सोंठ खाने वाला बच्चा पसीने से तरबतर हैं और जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। वे मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। सस्पेंडर्स वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा टिकता है। 10 मिनट बाद वह अपनी आंखें खोलता है। वह थकी हुई लेकिन एक ट्रायम्फेंट जीत वाली स्माइल के साथ बाकी दोनों को देखता है। फिर तीनों मेरी तरफ देखने लगते हैं। उनके एक्सप्रेशंस अविश्वास, हैरानी में बदल जाते हैं। क्या सच में इस छोटे से बच्चे की मेंटल एंड्योरेंस, मानसिक सहन शक्ति उनसे ज्यादा हो सकती है? वे तीनों अजीब से चेहरे बनाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, वे खुद को रोक नहीं पाते। आओ उस अजीब बच्चे को देखो। देखते ही देखते बच्चों का एक ग्रुप एक एक करके दौड़ता हुआ आता है और खुद को क्लासरूम की खिड़की के बाहर चिपका लेता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सो गया हो, है ना? हाँ, सही कहा। तुम्हें सच में लगता है कि वो फोकस सीरम पीने के बाद कोई सो सकता है? हाँ, सही कहा। मैं खुद का ही बेवकूफ क्यों बनाऊंगा जबकि वे सब बातों में लगे हुए हैं। बाहर मैं क्लासरूम के अंदर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं अपनी वॉच चेक करता हूँ। सिर्फ 14 मिनट बीते हैं, फिर भी किसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे 3 दिन और रातें जी ली हूँ। मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूँ और अपना स्टेट पैनल खोलता हूँ। जैसे ही मैं नंबर्स देखता हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। यह पहली बार है जब मेरे मेंटल स्टेट्स एक्चुअल ट्रेनिंग के जरिए बढ़े हैं। लगता है इस जगह पर आना मेरा सही फैसला था। एकेडमी में आने के बाद से मैंने जल्दी से खत्म कर लिया है लेसन्स का मेरा सबसे पहला राउंड। आगे आने वाले कोर्सेज के नाम देखकर मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे मेंटल स्टैट्स सिर्फ पैनल के रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए ही बढ़े हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए सच में कोई टेक्निक्स भी होती है। जैसे ही मैं एक सेशन खत्म करता हूँ और फिर से शुरू करने की तैयारी करता हूँ, प्रोफेसर जो मुझे रोकने के लिए अंदर आते हैं। क्लास के बाद मैं अपनी वॉच की स्क्रीन पर मौजूद इंफॉर्मेशन पर नजर डालता हूँ। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, क्या पोटेंशियल पॉइंट्स इकट्ठा करना सच में इतना आसान है? लेकिन मुझे जो अभी तक नहीं पता है वो यह है कि इस मेंटल ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ दोनों ने भी 8 पॉइंट कमाया था। स्क्वाड और बूगर को कुछ भी नहीं मिला। दूसरी क्लास में प्रोफेसर जो एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन ट्रेनिंग के आगे बढ़ने पर क्या होता है। तुम्हारा दिमाग जितना मजबूत होगा, तुम्हारे डायमेंशनल लॉ को छूने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसे आसानी से समझाने के लिए वह एक खाली कागज पर 2 पॉइंट्स ए और बी बनाते हैं। लेकिन जब तुम एक हायर डायमेंशन में जाते हो तो क्या होता है? वह कहते हैं एक आम इंसान को ए से बी तक जाने के लिए 10 सेंटीमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन एक अवेकेंड जो डायमेंशनल लॉ को कंट्रोल करता है वह एक पल में वहां पहुंच सकता है। हम इस एबिलिटी को डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं। जब सुबह की क्लासेस खत्म होती है तो मेरा सिर घूम रहा होता है। सिर्फ 2 लेसन्स और दुनिया को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया है। यह सच में एक रिमार्केबल दुनिया है। फेस स्कैन के साथ लंच फ्री है। जब स्क्वाड सुनता है कि मैं यह चीज रोज खाता हूँ तो उसकी आंखें शौक से फटी रह जाती हैं। क्या तुम खराब हो गए हो या कुछ और? तुम इसे हर रोज कैसे खा लेते हो? वह देखता है कि मैं जेल को पानी में मैश कर रहा हूँ। हवा में एक बहुत ही तीखी बदबू फैल जाती है। मेरे ठीक सामने बैठा स्क्वाड लगभग उल्टी कर देता है। तुम इसके आदी हो जाओगे, मैं बिना किसी परेशानी के कहता हूँ। मैं इसे एक बार मिलाता हूँ और एक ही घूंट में पूरा पी जाता हूँ। मेरा यह शांत रिएक्शन सबको परेशान कर देता है। किसी को यकीन नहीं होता कि 1 साल का बच्चा ये सब झेल सकता है, इसलिए वे मेरी नकल करते हैं। एक घूंट और बिना किसी एक्सेप्शन के सब उल्टी कर देते हैं। लंच के बाद मैं वापस डॉर्म जाता हूँ और अपनी वॉच की स्क्रीन चेक करता हूँ। सिटी पेप्पा नाम के यूजर नेम वाले एक कैंडिडेट ने एक डेली एवरेज स्कोर लीडर बोर्ड बनाया है। आधे दिन में कमाए गए 5 पॉइंट्स के साथ 98 कैंडिडेट्स को रैंक किया गया है। मेरी रेफरेंस रैंक 45वें नंबर पर है। टॉप स्पॉट 1 पंच का है जिसका डेली एवरेज 11.7 है। उस दोपहर एक बस सबको ट्रेनिंग हॉल ले जाती है। इतने बड़े खुले फ्लोर और हर तरह के इक्विपमेंट्स को देखते ही मेरी आंखें चमक उठती है और मेरा खून खौलने लगता है। एक बार जब मुझे पता चलता है
कि ट्रेनिंग का टाइम और इंटेंसिटी पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड करती है, तो मैं सीधे मार्शल आर्ट्स हॉल के अनआर्म्ड कॉम्बैट जोन, बिना हथियारों के लड़ने वाले एरिया की तरफ जाता हूँ। मैं अपने आसपास की फुसफुसाहट को इग्नोर करता हूँ और पूरी तरह से इस बात पर फोकस करता हूँ कि कोच हॉक क्या सिखा रहे हैं। मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, मिरर मोड एक्टिवेट करता हूँ और उसी वक्त उनकी टेक्निक्स कॉपी करने लगता हूँ। कोच हॉक ने इस सेक्शन को खत्म करके बच्चों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन बीच में ही वो एकदम रुक जाते हैं। वह मुझे बड़ी बड़ी अविश्वास भरी आंखों से घूरते हैं। कोच हॉक लेसन खत्म करते हैं और फिर तुरंत पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम सांडा में कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? बस 1 साल का हुआ हूँ। सांडा की ट्रेनिंग कुछ महीनों से ले रहा हूँ शायद। मेरे बगल में खड़ा एक बच्चा अपनी हैरानी नहीं रोक पाता। 1 साल का होने से पहले ही सांडा शुरू कर दिया। क्या मैं पागल हो रहा हूँ या यह दुनिया पागल हो गई है? मैं शर्माते हुए स्माइल करता हूँ। हाँ, जब आप पैदा ही हुए हो तो करने के लिए कुछ खास नहीं होता, बस खुद को बिजी रखने के लिए कुछ चाहिए था। जब कोच हॉक को पता चलता है कि मैंने लगभग सब कुछ खुद ही सीखा है और कुछ ही महीनों में इस लेवल तक पहुंच गया हूँ, तो वह एक नेम कार्ड निकालते हैं और मुझे दे देते हैं। वह मुझे वादा करते हैं कि चाहे तुम सिलेक्शन पास करो या ना करो, अगर तुम कभी एक फाइटर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहो तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग के 20 मिनट बाद मैं ब्रेक के दौरान चुपके से बाथरूम की तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन यूरिनल के सामने खड़े होकर मुझे एक बहुत ही दुखद बात पता चलती है। यह बहुत ज्यादा ऊंचा है, मैं बस वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इस बीच स्क्वाड बीच रास्ते में खड़ा होता है और अपने बगल वाले बच्चे से एक सवाल पूछता है, शर्त लगा लो मैं यहाँ बाहर से ही उस स्टॉल के अंदर निशाना लगा सकता हूँ। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वह अपनी पैंट की जिप खोल देता है। एक तेज आवाज, पानी गिरने की आवाज से ऐसा लगता है जैसे उसने सच में नाली में निशाना लगा दिया है। काम खत्म होने के बाद स्क्वाड अपने छोटे से हाथ को झटकता है। पूरे जिंगा में मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर बच्चे छोटे हैं और उनका स्टैमिना लिमिटेड है, इसलिए वे थोड़ी देर बाद ही आराम करने लगते हैं। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कोच के साथ हर एक पल का पूरा फायदा उठाता हूँ। कोच हॉक बहुत पेशेंस के साथ मेरी टेक्निक की कमियां बताते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर सारे फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो मैं अपना क्लास पैनल चेक करता हूँ। मेरे इंप्रूवमेंट की स्पीड मुझे सेटिस्फाई करती है। जैसे जैसे अनआर्म्ड कॉम्बैट सेशंस खत्म होते हैं, सब लोग हॉल के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। स्पारिंग राउंड्स फाइनली शुरू होने वाले हैं। कई कोचेस सेफ्टी मॉनिटर्स के तौर पर रिंग के किनारे खड़े हैं। रूल्स अनाउंस होने के बाद अलग अलग स्टाइल्स के फाइटर्स प्लेटफॉर्म पर पूरी इंटेंसिटी के साथ भिड़ते हैं। इतने सारे अलग अलग स्टाइल्स के फाइटर्स को पहली बार लड़ते हुए देखकर मुझे लगता है जैसे मैं हर एक नजर के साथ कुछ नया सीख रहा हूँ। मिरर मोड एक्टिव होने के साथ हर बार जब मैं कोई अच्छा मूव देखता हूँ तो मैं उसे उसी वक्त सीख लेता हूँ। मिरर मोड में मेरी सीखने की स्पीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मेरा क्लास पैनल नए नंबर्स के साथ अपडेट होता रहता है। प्लेटफॉर्म पर कई राउंड्स के बाद हर एक स्टैंड अप बॉक्सर हार कर बाहर हो चुका है। तुम सब किसी काम के नहीं हो। टाइम आ गया है तुम्हें दिखाने का कि यह कैसे किया जाता है। स्क्वाड बॉक्सिंग का स्टांस लेता है और प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है। वह एक रेसलर को बुलाता है। रेसलर मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। स्क्वाड दूरी कम करता है, अपनी कमर को घुमाता है, अपने हिप्स को आगे धकेलता है और अपने पीछे के हिस्से को घुमाता है। वह रेसलर को उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म के एकदम बाहर भेज देता है। स्क्वाड अपनी छोटी सी कमर थपथपाता है और मुस्कुराता है। हाँ, मैं हवा के खिलाफ 5 मीटर तक निशाना लगा सकता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे क्लोज रेंज पास की लड़ाई से डर लगता है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेरा मुंह फड़कता है। जो कोई भी एकेडमी में आया है उसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे स्टैंड अप स्ट्राइकिंग सीखनी चाहिए। सब कुछ तोड़ने के बाद मैं सांडा के साथ ही टिके रहने का फैसला करता हूँ, लेकिन मुझे अपना ग्राउंड गेम बेहतर करने के लिए कुछ रेसलिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। मैंने काफी देर दे किया है, अब मेरी बारी है। यह सोचकर मैं खड़ा होता हूँ और प्लेटफॉर्म पर चला जाता हूँ। मेरे कदम रखते ही सन्नाटा छा जाता है। कोई आगे नहीं आना चाहता। काफी देर बाद उनके चेहरों को पढ़कर मैं समझ जाता हूँ कि ऐसा क्यों है। एक पल सोचने के बाद मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, कोई मेरे साथ 3 मूव्स ट्राई करना चाहेगा? आकर देखो कि क्या मैं टिक भी पाता हूँ या नहीं। इसे मुझ पर एक एहसान की तरह समझ लो। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। इस पर एक रिएक्शन मिलता है। 3 मूव्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, और एक छोटे से मॉन्स्टर की मदद करने का मतलब है कि उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बन जाएगा। बुरी डील नहीं है। मैं जाऊंगा। एक बसकट छोटे बालों वाला लड़का खड़ा होता है। वह स्पा शुरू करने का इशारा करता है। पहला मूव, मैं अटैक करता हूँ। मेरे छोटे छोटे पैर जमीन से जोड़ लगाते हैं और मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन सीधे टकराने के बजाय मैं उसके साइड से चक्कर काटता हूँ और अपनी बाहें उसके बेस लेग, सहारा देने वाले पैर पर लपेट लेता हूँ। वो बचकट लड़का शांत रहता है। वह अपने घुटने मोड़ता है, अपना स्टांस नीचे करता है और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ले आता है। एक ही पल में मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी टाइट हो जाती है। मेरी मांसपेशियां फूलने लगती है और मेरे ढीले ट्रेनिंग कपड़े मेरे शरीर पर किसी ड्रम की तरह तन जाते हैं। मैं एक मासूम से दिखने वाले छोटे बच्चे से एक जुवेनाइल ह्यूमनाइट बीस्ट में बदल जाता हूँ। डबल ताकत, 2.1 गुना एक्सप्लोसिव फोर्स, धमाकेदार ताकत। मैं बिना किसी वार्निंग के तेजी से आगे बढ़ता हूँ। मेरा सिर सीधे उसकी छाती में जा लगता है और एक्सप्लॉइट स्ट्राइक ट्रिगर हो जाती है। बचकट लड़का उस
उस भयानक ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह एक ही पल में प्लेटफॉर्म से बाहर उड़ जाता है। एक मूव, मैच खत्म, एकदम सन्नाटा। हॉल में मौजूद हर चेहरा, चाहे वो बच्चे हों या कोच, शौक से फटी आंखों से देख रहे हैं। मैं बीस्ट मोड बंद कर देता हूँ। मैं पास जाता हूँ, उस बसकट लड़के को उठने में मदद करता हूँ और स्माइल करता हूँ। स्पार के लिए थैंक्स। अकेडमी में पहली जीत, मिशन पूरा हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पल को एंजॉय कर पाता, एक पैनल नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। कोच हॉक, खाने का टाइम होने पर मुझे जगा देना। शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं और सब कुछ डार्क हो जाता है। मैं जमीन पर गिरने से पहले ही सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता हूँ और आराम से खराटे लेने लगता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो मैं वापस डोर में होता हूँ। मैं अपनी वॉच चेक करता हूँ। मेरे पोटेंशियल पॉइंट्स 9 पॉइंट से बढ़ गए हैं। डिनर के बाद मिया एकदम सही टाइम पर अपना लैपटॉप खोलती है। पूरी फैमिली एक वीडियो कॉल पर जुड़ती है। मार्कस का जाना पहचाना चेहरा स्क्रीन पर अभी आया ही था कि तभी फर्श पर चप्पलों की जोरदार आवाज गूंजती है। पहले में मुझे अपने छोटे भाई की बहुत याद आ रही है। मुझे उससे बात करने दो। कोको का चेहरा फ्रेम में घुस आता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से बड़ी हो गई है। क्या तुमने सिलेक्शन पास कर लिया? क्या तुम्हें प्राइज मनी मिल गई? रिलैक्स करो, रिजल्ट कम से कम 2 या 3 महीने बाद ही आएंगे। मैं उसे किसी बड़े बुजुर्ग की तरह हाथ हिलाते हुए कहता हूँ, जल्दबाजी मत करो, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करो, घर पर अच्छे से रहो और डैड को परेशान मत करना। समझ गई, समझ गई। कोको आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाती है। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसका छोटा भाई उसे लेक्चर दे रहा है। कॉल खत्म होने के बाद मैं अपना होमवर्क करने बैठ जाता हूँ। चूंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिडिल स्कूल की फिजिक्स चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए अकेडमी की तरफ से मिला टैबलेट खोल लेता हूँ। मेरी उंगलियां तेजी से स्क्रॉल कर रही है क्योंकि स्पीड स्कैन के फुल पावर पर चलने की वजह से टेक्स्ट बुक के पन्ने एक नजर में 10-10 लाइनें पार कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल की सारी टेक्स्ट बुक्स 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। मैं तुरंत मिडिल स्कूल की फिजिक्स टेक्स्ट बुक खोलता हूँ। पढ़ते हुए मैं होमवर्क क्वेश्चन वाले वीडियो के बारे में सोचता हूँ। एक अवेकेंड एक गिलास पानी को पलक झपकते ही जमा देता है और फिर उस बर्फ को उतनी ही तेजी से पिघलाकर भाप बना देता है। वे बंद कमरे के अंदर एक भयानक आंधी भी बुला लेते हैं। तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? सारे फिजिक्स मटेरियल को समझने के बाद अपने सेक्शन 1 के मेंटल स्टेट का यूज करते हुए मैं आसानी से मेन कॉन्सेप्ट्स, मुख्य बातों को पकड़ लेता हूँ। टेम्परेचर, तापमान और हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। मैं इसे स्टैंडर्ड फिजिक्स की सोच के साथ अप्रोच नहीं करता। इसके बजाय मैं डायमेंशनल लॉ प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक लॉजिकल थ्योरी, तर्क वाली थ्योरी बनाता हूँ। प्रोफेसर झाओ को ईमेल भेजने के बाद मुझे जल्दी ही उनका अप्रूवल मंजूरी मिल जाता है। ठीक उसी वक्त टैबलेट ऐप पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। पिछला टॉप स्कोर 1 पंच का था जिसका डेली एवरेज 11.7 था। मैंने उसे 19 के डेली एवरेज के साथ पीछे छोड़ दिया है। यह अजीबोगरीब नंबर सामने आता है और कमेंट सेक्शन में धमाका हो जाता है। बहुत से लोग इसे फेक, फर्जी कहते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के 1 पंच खुद कमेंट्स में आ जाता है। सेक्शन तुरंत शांत हो जाता है। आप लगभग हर स्क्रीन से निकलती हुई शौक वाली शांति महसूस कर सकते हैं। तो 19 पॉइंट्स शायद असली हैं। मैं एक बार कमेंट स्क्रॉल करता हूँ और कुछ नहीं कहता। कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पैनल खोलता हूँ और अगला टारगेट चेक करता हूँ। बस 3 और स्टैट पॉइंट्स चाहिए। एक बार एवोल्यूशन माइलस्टोन पड़ाव पूरा हो जाए तो मैं एक फॉर्म रिवॉर्ड और एक ट्रेट खूबी रिवॉर्ड दोनों अनलॉक कर लूंगा। दोनों हाई क्वालिटी के। मैं खुद को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रहा हूँ। यह क्या होने वाला है? अब जब मैंने मेडिटेशन टेक्निक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है तो मेरा मेंटल स्टैट हर दिन 0.1% बढ़ रहा है। मैं अब सच में मंजिल के करीब हूँ। अपनी रोज की मेडिटेशन जारी रखने के साथ साथ मेरे सेशंस और लंबे होते जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद मैं हर सेशन 14 मिनट से 17 मिनट पर आ गया हूँ। हालांकि मैंने अभी तक डायमेंशनल लॉ को नहीं छुआ है, लेकिन मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एकेडमी के फोकस सीरम के बिना मैं मेडिटेटिव स्टेट, ध्यान की अवस्था में जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं प्रोफेसर जो को ढूंढने जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे मेरी उम्र को देखते हुए मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं और मुझे सीरम की कुछ एक्स्ट्रा बोतलें दे सकते हैं। वे मुझे उसी वक्त मना कर देते हैं, लेकिन कम से कम वे मुझे पूरी बात डिटेल में समझाते हैं। डायमेंशनल लॉ को छूने के लिए न सिर्फ एक पावरफुल दिमाग और शरीर की जरूरत होती है, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लक, असाधारण किस्मत की भी जरूरत होती है। सिर्फ वे एलिट्स, सबसे बेहतरीन लोग जिनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज इंसानी शरीर की जेनेटिक लिमिट के करीब पहुंच चुकी हैं, वे ही इसे ट्राई करने के काबिल होते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सेशन ही काफी होता है अगर किस्मत उनके साथ हो। बाकी लोगों के लिए फोकस सीरम की 100 एक्स्ट्रा बोतलें भी कोई फर्क नहीं डालेंगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी डायमेंशनल लॉ को नहीं छूने वाला। मैं अपने स्टैट्स ग्राइंड करने के लिए मेडिटेशन करता रहूंगा। प्रोफेसर जो ने जो बताया है उसके हिसाब से एलीट टीयर का फिजिकल स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड मेरे अगले एवोल्यूशन टारगेट से मैच करता हुआ लगता है। डिनर के बाद मैं हमेशा की तरह ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मुझे एक लड़का दिखाई देता है जिसके सिर पर बाल नहीं है। उसका सिर बिल्कुल उबले हुए अंडे जैसा लगता है। आसपास पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि वही लीडर बोर्ड वाला वन पंच है। अभी एगहेड अंडे जैसे सिर वाला 100 किलो का बेंच प्रेस कर रहा है। वह 6 या 7 साल का लगता है, लेकिन उसकी मसल्स की डेफिनेशन बनावट रिमार्केबल लाजवाब है। उसके कंधों और बाहों पर अभी से कट्स दिखने लगे हैं। मैं अपना खुद का स्क्वाट रूटीन शुरू करता हूँ। बिना बीस्ट मोड एक्टिवेट किए मैं 90 किलो का स्क्वाट कर सकता हूँ। जब मैं अपने वर्कआउट में गहराई से डूबा होता हूँ, पीछे से एक आवाज आती है। सच कहूँ तो यह थोड़ी शर्म की बात है। मैं पीछे मुड़ता हूँ। यह एगहेड है। तुम्हारा क्या मतलब है शर्म की बात? मुझे कुछ समझ नहीं आया। शर्म की बात है कि तुम्हारे पास कोई अवेकनिंग ट्रेट, जागृत होने वाली खूबी नहीं है। तुम्हें पता है एकेडमी में बहुत से बच्चे किसी न किसी अवेकनिंग ट्रेट के साथ पैदा होते हैं। बिना ज्यादा मेहनत किए वे एक अच्छी रैंक, यहाँ तक कि एस रैंक भी स्कोर कर सकते हैं। तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल पॉइंट्स और शानदार डिसिप्लिन अनुशासन है, लेकिन बिना किसी अवेकनिंग ट्रेट के एक्सपर्ट्स शायद तुम पर ध्यान न दे। तुम शायद एक ही रैंक पर अटक कर ले जाओगे। इसके बजाय मैं मुस्कुराता हूँ और पूछता हूँ, और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास एक अवेकनिंग ट्रेट और एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति है। एस रैंक अकेडमी की आखिरी लिमिट है, यह मेरी लिमिट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैं पूछता हूँ, तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वह सीधे मेरी आंखों में देखता है, पूरी तरह से सीरियस होकर। अगर अकेडमी तुम्हें एस रैंक नहीं देती तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें एस रैंक वाला ट्रीटमेंट दूंगा। 6 या 7 साल का बच्चा और अभी से अपने फॉलोअर्स बना रहा है, और वह भी अकेडमी से लोगों को चुराकर। मैं उसे सीधे तौर पर मना नहीं करता। इसके बजाय मैं खड़ा होता हूँ और बार, रॉड और प्लेट्स लोड करना शुरू करता हूँ। एक के बाद एक प्लेट्स चढ़ती जाती है और वजन तेजी से बढ़ता है। 90 किलो, 110, 130, 150। एगहेड का शांत चेहरा गायब हो जाता है। उसकी आंखें शौक से भर जाती है। सारी प्लेट्स लोड होने के बाद मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। वैसे एस रैंक मेरी भी लिमिट नहीं है। मैं 150 किलो के बारबेल को अपने कंधों पर उठाता हूँ। पिन एकदम क्लीन, टेक्स्ट बुक वाले, जैसे किताबों में बताए गए हो स्क्वाट्स। मैं एक भारी आवाज के साथ बार को वापस रैक पर रखता हूँ। कमरे में मौजूद हर कोई सुंदर रह जाता है। एगहेड जमा हुआ खड़ा है, एकदम शांत, और उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस हो जाता है। वो शायद समझ गया है कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा था। एगहेड एक लंबी सांस लेता है और मुझे सिर हिलाकर सहमति देता है। फिर वो मुड़ता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। मैंने अभी अभी एक बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए बीस्ट मोड एक्टिवेट किया था ताकि कोई इंजरी ना हो। आज रात का स्ट्रेंथ सेशन जल्दी खत्म करना होगा। मैं स्क्वाट को आवाज देता हूँ और हम वापस डॉम की तरफ चल देते हैं। लेकिन बूगर कहाँ है? ठीक इसी वक्त एक दूसरे ट्रेनिंग रूम में बूगर पुलअप बार पर है। बड़ी बड़ी गोल गोल चक्रियां खा रहा है, पूरे 360 डिग्री के रोटेशंस चक्कर। कुछ स्विंग्स झूलों के बाद वह लैंड करता है और उसके चेहरे से बहुत सारा सोन टूटकर गिरता है। वह उस अजीब सी चीज को अपने चेहरे से सीधे अपने मुंह में पोंछ लेता है और सेटिस्फैक्शन वाले लुक के साथ वह बड़बड़ाता है, मुझे पक्का यकीन है कि मैं अभी अभी और मजबूत हो गया हूँ। कुछ ही समय बाद एक नया हफ्ता शुरू होता है। दूसरे हफ्ते के ज्यादातर प्रोग्राम वाइल्डरनेस सर्वाइवल, जंगल में जिंदा रहने के तरीके पर फोकस करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी एक्सप्लोरर क्लास पैनल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। जो भी हो, मुझे सबसे पहले अपने एवोल्यूशन माइलस्टोन के लिए साइकी, मानसिक शक्ति को सिक्योर पक्का करना होगा। बाकी सब इंतजार कर सकता है, और इसी तरह सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाता है। मेरा प्यूरिफिकेशन गेज, शुद्ध करने वाला मीटर, फिर से भर जाता है और मैं 2 और स्टेट पॉइंट्स कमा लेता हूँ। मैं दोनों को सीधे मेंटल स्टेट्स में डाल देता हूँ। पैनल चमकता है और एक साथ कई रिवॉर्ड्स पॉप अप होते हैं, बिल्कुल पहले वाले जुवेनाइल ह्यूमनाइट बीस्ट रिवॉर्ड की तरह। एक फॉर्म, एक ट्रेट, खूबी। मैं तुरंत टैप करके फुल डिस्क्रिप्शन, पूरी जानकारी पर जाता हूँ। अपनी मर्जी से ओवरड्राइव एक्टिवेट कर पाना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। फिर मैं मर्ज, मिलना, ट्रेड, प्रीडेटर रिवॉर्ड का डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ। मेरे फिजिकल स्टेट्स की तरह मेरे मेंटल स्टेट्स को भी अब ग्रोथ रेट, बढ़ने की स्पीड और रिकवरी स्पीड दोनों में बोनस मिलता है। पूरा पैनल और जो कुछ भी मैंने अनलॉक किया है उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। साथ ही मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे फिजिकल और मेंटल स्टैट्स कभी 100 तक पहुंच गए तो मैं शायद अवेकन बनने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। एक अंदाजा लगाते हुए मेरा टारगेट 3 साल का होने से पहले उस माइलस्टोन को हिट करना है। एक बार जब बच्चों की वाइल्डनेस स्किल्स पर सॉलिड पकड़ हो जाती है तो वेल पर्दे के बारे में लेसन्स भी शुरू हो जाते हैं। अगले दिन मैं अपना अकेडमी से मिला हुआ गियर सामान पैक करता हूँ, पंपकिन को साथ लेता हूँ और अकेडमी की बस में चढ़ जाता हूँ। स्पेस और टाइम के किसी पोर्टल, रास्ते जैसे दिखने वाले एक डिवाइस से गुजरने के बाद मेरा स्वागत नीले आसमान, सफेद बादलों, अलग अलग साइज के 3 सूरज, तेज हवाओं और पूरी तरह से बैंगनी घास से होता है। हम अब एक बहुत बड़े और खुले मैदान के बीच में खड़े हैं। प्रोफेसर जो सबको एड्रेस करने के लिए बोलते हैं, याद रखना तुम्हारा मिशन यहाँ 1 महीने तक सरवाइव करना, जिंदा रहना है। कीमती रिसोर्सेज ढूंढो और उन्हें वापस स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू करने वाली जगह पर लाओ। अगर तुम्हें कोई गंभीर चोट लगती है या तुम्हारी जान को खतरा
होता है तो हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसे मिशन फेल माना जाएगा। यहाँ से तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। उनके बाद खत्म करते ही बच्चे हर दिशा में बिखर जाते हैं। 30.3 के फिजिकल स्टैट के साथ मेरे छोटे पैर मुझे हैरानी से बहुत तेजी से ले जाते हैं। जैसे ही हम आगे पेड़ों की तरफ बढ़ते हैं, पंपकिन आगे आगे रास्ता दिखा रहा है। अरे रुको, मेरा इंतजार करो, जल्दी करो। आधे रास्ते में मुझे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वाइल्डरनेस ट्रेनिंग के पिछले कुछ दिनों में मैं ओवरड्राइव और मिरर मोड का एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा स्किल प्रोग्रेशन, सीखने की स्पीड बहुत तेज रहा है, जिसकी वजह से मैं क्लास में सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ। दूसरी तरफ स्क्वाड थोड़ा अनाड़ी है। बहुत से प्रैक्टिकल टास्क काम उसके लिए एक स्ट्रगल, संघर्ष है। इसलिए जैसे ही हम रेमनेंट बचे हुए हिस्से में घुसे, उसने किसी मजबूत इंसान के साथ जुड़ने का मन बना लिया। और जैसा कि उम्मीद थी, वह आ रहा है। उसके चेहरे पर एक बेशरम सी स्माइल है और वह हम तक पहुंचने के लिए जॉगिंग कर रहा है। हमें पेड़ों की तरफ भागते हुए मुश्किल से आधा मिनट ही हुआ था कि तभी स्कॉट अचानक से एक गहरी सांस लेता है। पंपकिन अचानक आई चीख पर चौंक जाती है। मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है और मैं पीछे मुड़ता हूँ। क्या हुआ? स्कॉट अपना टैबलेट निकालता है और उस पर टैप करता है। उसका चेहरा उतर जाता है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। मेरा एक रैंक मैच शेड्यूल्ड तय था। हम एक वाइल्डरनेस जंगल मिशन पर हैं और तुम गेम्स के बारे में सोच रहे हो। पंपकिन भी पीछे मुड़ती है। एक इंसान और एक बिल्ली दोनों एक ही इरिटेटेड, परेशान लुक के साथ स्क्वाड को घूर रहे हैं। वह फाइनली थोड़ा शर्मिंदा होता है और चुपचाप टैबलेट वापस अपने बैग में रख लेता है। अचानक मुझे लगने लगता है कि यह टीममेट साथ ही फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ 1 साल का हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम स्लो हो जाओ। स्कॉट ये सुनकर पैनिक कर जाता है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में मदद कर सकता हूँ। मैं मछली पकड़ने में बहुत अच्छा हूँ। मेरा बेटिंग मेथड, चारा डालने का तरीका सबसे अलग है। बेटिंग का मतलब क्या होता है? मैं न जानने का दिखावा करते हुए पूछता हूँ। तुम पानी में कुछ चारा डालते हो और मछलियाँ तुम्हारे पास आ जाती है। मेरा चारा किसी भी चीज से बेहतर काम करता है। यह मेरा ध्यान खींचता है। ठीक है, बताओ तुम्हारा चारा क्या है? स्कॉट मुस्कुराता है। मैं बस पानी में सुसु कर देता हूँ और मछलियाँ पूरी तरह से पागल हो जाती है। पी बेटिंग सुसु का चारा। मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। पक्का नहीं कह सकता कि यह कोई अच्छी फीलिंग है। मैं एक बार फिर प्यार से कोशिश करता हूँ। देखो, मैं सिर्फ 1 साल का हूँ। मैं सच में तुम्हें पीछे खींच लूंगा। हम बस एक अच्छी मैच जोड़ी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। स्क्वाड जल्दी से अपनी बात जोड़ता है। मैं अपना स्पिरिट बीस्ट हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्ता भी लाया हूँ। वह पक्का उसमें काम आएगा। मैं नोटिस करता हूँ कि एक छोटा सा गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता दूर से हमारे पीछे आ रहा है। जीप बाहर लटकी हुई है और वह भागते हुए हाँफ रहा है। यह एक वाटर हंटिंग डॉग, पानी में शिकार करने वाला कुत्ता है। पानी में बहुत तेज। और मेरे भाई ने कहा था अकेडमी का बनाया हुआ रेमनेंट बहुत ही लो डेंजर रेटिंग, कम खतरे वाला है। कॉम्बैट लड़ाई के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई यहाँ आ चुके हैं। वह पिछले साल आया था। उसे भी एक रैंक मिली थी। मैं सिर हिलाता हूँ। चूंकि स्क्वाड के पास इस जगह के बारे में काम की इंफॉर्मेशन है, मैं फाइनली उसे साथ आने देने के लिए राजी हो जाता हूँ। हम मुश्किल से पेड़ों के बीच पहुंचे ही थे कि तभी आगे चल रही पंपकिन एक तेज चीख निकालती है। एक वार्निंग, चेतावनी। एक छोटा जंगली सुअर, पर्पलिश ग्रे, हल्के जामुनी और स्लेटी रंग का, झाड़ियों से बाहर निकलता है। वह हमें एक नजर देखता है और भाग जाता है। स्क्वाड तुरंत चिल्लाता है, वह सुअर खतरनाक है, हमें उसे पकड़ना होगा। मैं स्क्वाड और गोल्डन रिट्रीवर को हमारे फ्लैंक्स दाएं बाएं कवर करने के लिए कहता हूँ, ताकि अगर अंधेरे में कोई और सुअर छिपा हो तो पता चल जाए। फिर मैं अपना चाकू निकालता हूँ और पंपकिन के पीछे भागता हूँ। कुछ ही बार और सुअर नीचे गिर जाता है। स्क्वाड गिरे हुए सुअर को देखता है और राहत की सांस लेता है। मेरे भाई ने मुझे इन चीजों के बारे में वार्निंग दी थी। बहुत चालाक होते हैं। छिपकर हमला करना बहुत पसंद है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम लेट कर सो न जाओ। अगर सोते टाइम तुम्हारे पैर खुले हैं तो ये सीधे उनके बीच में हमला करता है। मैं चाहकर भी अपना मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं पाता। यह सुनकर ही मैं खुद ब खुद टेंशन में आ जाता हूँ। तुम्हारी बहन, रुको, तुम्हारा भाई, वह अब ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि वह पहले मेरे साथ एक्यूरेसी, निशाना लगाने में कंपटीशन करता था, अब नहीं करता। इन चीजों से निपटने के लिए कोई टिप? बस याद रखना कि सोते टाइम अपने पैर जोड़कर रखना। स्क्वाड और मुझे नदी के पास एक ढलान पर एक जगह मिलती है। एक बड़े पेड़ की तरफ पीट करके हम एक शेल्टर आसरा बनाना शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर हम एक बेसिक सा लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। इसमें से थोड़ी हवा आती है, लेकिन एक रात के लिए काफी है। मैं चाकू से सुअर को काटना शुरू करता हूँ। उसकी खाल उतारता हूँ, खून निकालता हूँ और उसके टुकड़े करता हूँ। मैं बर्तन सेट करता हूँ, उसे उबालता हूँ और थोड़ा नमक डालता हूँ। कुछ ही देर में पूरा एक बर्तन मीट, शोरबा और सब कुछ हम दोनों के पेट में गायब हो जाता है। गोल्डन रिट्रीवर को भी एक अच्छा खासा पीस मिलता है। पंपकिन जंगली चूहों जैसे दिखने वाले कुछ छोटे जीवों को पकड़ती है और अपना काम चला लेती है। हम बचा हुआ मीट सूखने के लिए पेड़ पर ऊंचाई पर बांध देते हैं। वह बिना किसी शक के मेरे लिए 2 या 3 दिन तक चल जाएगा। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाता है, हम शेल्टर के एंट्रेंस रास्ते पर आग के पास लेट जाते हैं। हम पंपकिन और गोल्डन रिट्रीवर को बारी बारी से पहरे पर रखते हैं। स्क्वाड और मैं कुछ ही देर में सो जाते हैं। आधी रात में मेरे चेहरे पर खुजली होने लगती है।
लगती है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि पंपकिन मेरा चेहरा चाट रही है। गोल्डन रिट्रीवर ने भी नोटिस कर लिया है और वह स्क्वाड को जगाने के लिए अंदर भागता है। मैं चुप रहने का इशारा करता हूँ। मैं चुपचाप स्क्वाड को उठाता हूँ और उसे सब कुछ बताता हूँ। हम चारों, 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता चुपचाप शेल्टर से बाहर निकलते हैं। हम उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ मीट टंगा हुआ है। मुझे मुश्किल से ही कोई चीज पेड़ पर चढ़ती हुई दिखाई देती है जो मीट के काफी करीब है। स्क्वाड फेंकने के लिए एक पत्थर उठाता है। मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैं उसे रोकता हूँ। मैं अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ और उसे पेड़ के ऊपर की तरफ करता हूँ। एक छोटी लड़की वहाँ ऊपर है, डाली से बिल्कुल चिपकी हुई और बिना कोई आवाज किए। फ्लैशलाइट की रोशनी उस पर पड़ती है। वह एकदम जम जाती है, फिर धीरे से नीचे देखती है। वह एक ऐसी स्माइल देती है जो ऑकवर्ड, अजीब होने के साथ साथ पोलाइट, विनम्र भी है। तुमने मुझे पकड़ लिया। शेल्टर के एंट्रेंस के बाहर स्क्वाड उस लड़की को घूरता है जिसने अभी अभी हमारा मीट चुराने की कोशिश की थी। उसने पहले भागने की कोशिश की थी। स्क्वाड ने उसे पकड़ने की कोशिश में मिट्टी खाई, मुंह के बल गिरा, लेकिन आखिर में वह उसे नीचे गिराने में कामयाब हो गया। बोलना शुरू करो, तुम हमारा मीट क्यों चुरा रही थी? लड़की बस स्माइल करती रहती है। स्क्वाड का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ता है क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह अपना सिर नीचे कर लेती है, साफ तौर पर शर्मिंदा है। उसकी ये साफ ईमानदारी स्क्वाड को बिना कुछ बोले उसे घूरने पर मजबूर कर देती है। आग की रोशनी में मैं उसे साफ तौर पर देखता हूँ और उसे पहचान लेता हूँ। यह मौत है और वह कोई आसान शिकार नहीं है। उसका डेली एवरेज स्कोर लगातार उसे टॉप 5 में रखता है। तुम्हारे आज रात के इस छोटे से स्टंट मजाक ने हमारी नींद खराब की और हमारी फ्लैशलाइट की थोड़ी बैटरी भी यूज की। मौत सिर हिलाती है और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, हथेलियां ऊपर की तरफ। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मार लो मुझे, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? स्क्वाड परेशान होकर कहता है, जब तुम चोरी करते हो और पकड़े जाते हो तो तुम्हें मार पड़ती है। क्या ये सबको नहीं पता? हम तुम्हें मारने नहीं वाले हैं, लेकिन तुम्हें हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगर तुम्हें कोई कीमती रिसोर्सेज मिले हैं तो वे चलेंगे, अगर नहीं तो तुमने जो घास के कपड़े पहने हैं वे हमें दे दो। मौत खुद ब खुद अपने घास के कपड़ों को थोड़ा और कस लेती है, लेकिन उसके पास सच में कोई भी कीमती चीज नहीं है। मौत अपने दिन के बारे में बताना शुरू करती है। सबके अलग होने के बाद वह अकेले घने जंगल में चली गई और अंदर जाने के बाद उसे घने जंगल के बीच एक गुफा मिली। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उस पर रेजर क्लॉज, रेजर जैसे तेज पंजों वाले जीवों के एक झुंड ने हमला कर दिया। तेज दांत, उससे भी तेज पंजे, उन्होंने बहुत जोरदार हमला किया। उसने अपना बैग खो दिया और घाटी से होकर भाग निकली। उस जगह से अनजान होने की वजह से वह लगभग पकड़ी ही गई थी। बिल्कुल आखिरी वक्त पर घाटी की गहराई में लगभग 2 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी आकृति पल भर के लिए चमकी और गायब हो गई। उसके साथ एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज भी आई। रेजर क्लॉज ने उसे सुना और उसका पीछा करना छोड़ दिया। दुम दबाकर भाग गए। घाटी से बाहर निकलने के बाद उसके पास शिकार करने की कोई एनर्जी नहीं बची थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगे सूअर के मीट पर पड़ी, इसलिए उसने रात होने का इंतजार किया और अपना काम किया। मौत की बात सुनने और स्क्वाड ने डेंजर रेटिंग, खतरे के लेवल के बारे में जो मेंशन किया था, उसे जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि वह 2 मीटर वाली आकृति शायद कोई आम चीज नहीं है। जब मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि मौत की कहानी को कैसे वेरीफाई, सच साबित किया जाए, स्क्वाड एकदम सीरियस होकर कहता है, मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही है या नहीं। यह कैसे पता लगाया जाए? वह मौत के पास जाता है। पूरी कहानी फिर से बताओ, लेकिन उल्टी। जब तुमने मीट चुराया था वहां से शुरू करो और शुरुआत तक वापस जाओ। मौत कंफ्यूज दिखती है लेकिन कोऑपरेट करती है, साथ देती है, सब कुछ उल्टे ऑर्डर में सुनाती है। जब वह खत्म करती है तो स्क्वाड मुझे किनारे ले जाता है और बड़बड़ाता है, वह सच बोल रही है। लोग सिर्फ उसी ऑर्डर में झूठ बोल सकते हैं जिस ऑर्डर में चीजें हुई हो। उल्टा जाने पर एक झूठा इंसान हमेशा फंस जाता है। तुमने यह कहां से सीखा? मेरे डैड ने मुझे सिखाया था। एक बार वे एक वर्क ट्रिप, काम के सिलसिले में सफर से वापस आए और मैंने उनसे कहा कि मैं पूरे टाइम पढ़ रहा था। उन्होंने मुझसे वो सब कुछ उल्टे ऑर्डर में बताने को कहा जो मैंने किया था। मैं आगे झुकता हूँ और फिर क्या हुआ? स्क्वाड की स्माइल जम जाती है। फिर उन्होंने मेरी पिटाई की। मैं वापस मौत के पास जाता हूँ। तुम जाने के लिए फ्री हो? वह सिर हिलाती है, लेकिन उसकी नजरें बर्तन में रखी दर्जनों बेरीज, फलों से नहीं हटती। फिर उसके पेट से आवाज आती है, एक लंबी धीमी गड़गड़ाहट। मौत ने आज जो कुछ भी झेला है उस पर वापस सोचते हुए मैं अंदाजा लगाता हूँ कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी, लड़ने की ताकत साफ तौर पर स्क्वाड से ऊपर है और उस गुफा को एक्सप्लोर, खोजने करने के लिए टीम बनाने से दोनों साइड्स को फायदा हो सकता है। यह सोचकर मैं मुट्ठी भर बेरीज उठाता हूँ और उन्हें उसके हाथ में दबा देता हूँ। तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी वो कीमती थी, ये तुम्हारी है। मौत की आंखें चमक उठती हैं। वह उन्हें कुछ ही सेकंड्स में खा जाती है। 2 निवाले और वे खत्म हो गई। साफ तौर पर उसका पेट भरने के लिए यह काफी नहीं था। मैं सही वक्त देखकर पूछता हूँ, क्या तुम साथ काम करना चाहती हो? हम एक टीम के रूप में उस गुफा को एक्सप्लोर
करेंगे। बची हुई आधी बेरीज तुम्हारी होंगी, साथ में मीट का एक पीस भी। मेरा ऑफर सुनने के बाद मौत हिचकिचाती है। वह बर्तन में रखी बेरीज पर एक चोर नजर डालती है, लालच को रोकती है और चुपचाप कहती है थैंक यू। फिर वह एक ही पल में गायब हो जाती है, जंगल की गहराई में तेजी से दौड़ते हुए। अगली सुबह जल्दी स्क्वाड और मैं इस पर बात करते हैं और जितनी जल्दी हो सके गुफा की तरफ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। हम जल्दी से पैकअप करते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता। 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं। यही मौत ने इस भयानक जगह पर अपना आधा दिन बिताया था। कांटों से भरे हुए रास्ते को देखकर स्क्वाड एक धीमी सी सीटी बजाता है और फिर सीरियस हो जाता है। ध्यान रखना, अगर सिस्टम ने हमें खतरे में मान लिया और एकेडमी ने हमें बाहर निकाल लिया तो मिशन खत्म हो जाएगा। उस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए मैं पंपकिन को अपने साथ लेकर पहाड़ के अंदर रास्ता दिखाता हूँ। कुछ ही कदम चलने पर आगे एक काली सी आकृति दिखाई देती है, बिल्कुल उसी रेजर क्लॉ की तरह जिसके बारे में मौत ने बताया था। इस रेमनेंट के एपेक्स प्रेडेटर के रूप में रेजर क्लॉ अपनी नजरें मुझ पर टिका देता है। उसकी नजरें जानलेवा हो जाती हैं और वह एक ऐसी धीमी गुर्राहट निकालता है जो सिर्फ एक जंगली जानवर ही निकाल सकता है। मैं स्क्वाड को पीछे रहने का इशारा करता हूँ और अपने चाकू के साथ आगे बढ़ता हूँ। रेजर क्लॉ ने साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी सी चीज उस पर पहले हमला करेगी। वह दहाड़ता है और अपने दांत दिखाते हुए झपटता है। सच कहूँ तो रिंग में स्पार करने के मुकाबले किसी जंगली जानवर से लड़ना एकदम अलग फील होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर एक अलग ही लेवल पर होता है। मैं खुद को संभालता हूँ और पंपकिन के साथ सिंक में काम करता हूँ। लेजर क्लॉ के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ और उसकी ताकत का अंदाजा लगाता हूँ। पंपकिन उछलती है और तेजी से मूव करती है, जिससे रेजर क्लॉ का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। 2 मिनट बाद मुझे फाइनली अपना मौका मिल जाता है। मैं बीस्ट मोड एक्टिवेट करता हूँ और उसी पल मैं दूरी कम करता हूँ और अपना चाकू जोर से रेजर क्लॉ के पेट में घोंप देता हूँ। एक तेज आवाज आती है जैसे ही ब्लेड उसके डिफेंस को चीरता है, जिससे एक्सप्लॉइट स्ट्राइक का डैमेज बोनस ट्रिगर हो जाता है। रेजर क्लॉ दर्द से चीखता है और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। फर्स्ट ब्लड। सब बहुत खुश हैं। हम थोड़ा आराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौत के बताने के हिसाब से आधे घंटे बाद हमें एक नीचे वाले खोखले हिस्से के कोने में छिपी हुई वह गुफा मिल जाती है, लेकिन वहां का नजारा हमें सुन्न कर देता है। 30 से ज्यादा रेजर क्लॉज एक साथ भीड़ लगाए खड़े हैं और सब के सब उस खोखले हिस्से में एक ही जगह की तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं। यह देखकर स्क्वाड के घुटने कांपने लगते हैं। चलो पीछे हटते हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम गए। मैं सिर हिलाता हूँ और धीरे धीरे पीछे हटने लगता हूँ। उसके बाद एक भारी रिदमिक धमक सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज चल रही हो। सारे रेजर क्लॉज एक साथ पीछे हट जाते हैं। मैं एकदम शांत हो जाता हूँ और घूरने लगता हूँ। मुझे फाइनली मौत की बताई हुई उस बहुत बड़ी आकृति को साफ साफ देखने का मौका मिलता है। जंग लगा हुआ लोहे का एक रोबोट अपने मैकेनिकल हाथों को घुमा रहा है, रेजर क्लॉज को पीछे धकेल रहा है जो गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम वो कुछ ऐसी आवाजें निकालता है जो मुझे समझ नहीं आती। हम ट्रांसलेटर एक्टिवेट करते हैं। एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है, सीरी गार्जियन बॉट आपकी सर्विस में हाजिर है। कई बार हमला करने में फेल होने के बाद रेजर क्लॉज समझ जाते हैं कि वे अंदर नहीं घुस सकते और धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। गार्जियन बॉट उनका पीछा नहीं करता। भारी कदमों की आवाज फिर से आती है और बॉट वापस गुफा की गहराई में गायब हो जाता है। प्लान क्या है? सेफ जगह पर वापस आने के बाद स्क्वाड पूछता है। हम अंदर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। हम एक्सप्लोरर्स हैं, कोई सुसाइड स्क्वाड नहीं, क्योंकि सीधे सीधे सामना करने के लिए रेजर क्लॉज बहुत ज्यादा हैं। हम ट्रैप्स बिछाने और उन्हें एक एक करके खत्म करने का फैसला करते हैं। लगता है हमें मदद के लिए कुछ और लोगों को लाना होगा, इसलिए स्क्वाड और मैं घाटी के बाहर काम करते हैं। कुछ देर बाद हमें पास में ही कुछ आवाजें बहस करती हुई सुनाई देती हैं। मैं मछली और खरगोश पकड़ने के लिए अपने सोंठ को चारे की तरह यूज कर सकता हूँ। तुम असल में क्या कर सकते हो? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ और रैप कर सकता हूँ। मैं उन आवाजों को तुरंत पहचान लेता हूँ और जोर से हंस पड़ता हूँ। लगता है हमारे बैकअप ने हमें ढूंढ लिया है। हमारे बनाए हुए प्लान के हिसाब से सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से चलता है। हमने घाटी में मौजूद 40 से ज्यादा रेजर क्लॉज को खत्म करने में 5-6 दिन बिताए। अब बस मुट्ठी भर ही बचे हैं। उस पॉइंट पर उन्हें फाइनली खतरे का एहसास होता है और वे सब तेजी से घाटी से बाहर भागने लगते हैं। एंट्रेंस का रास्ता रोकने वाले रेजर क्लॉज का काम तमाम हो चुका है। हम चारों धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ते हैं। तभी भारी कदमों की आवाज फिर से आती है। सीरी गार्जियन बॉट आपकी सर्विस में हाजिर है। एक ऐसी चीज के सामने जो अकेले ही रेजर क्लॉज के पूरे झुंड को रोक सकती है, हम कोई जल्दबाजी नहीं करते। मैं बॉट को ध्यान से समझता हूँ और मुझे प्रोफेसर झाओ की कही हुई एक बात याद आती है, जब तुम्हारा सामना किसी अनजान सभ्यता से हो तो तुरंत दुश्मनी मत दिखाओ, कम्युनिकेशन सबसे पहले आता है। बॉट अभी भी अपनी स्टैंडर्ड लाइन रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं ट्रांसलेटर यूज करता हूँ। बॉट के बोलने के तरीके की नकल करता हूँ और जवाब देता हूँ।
मुझे सर्विस चाहिए। बॉट एकदम जम जाता है, उसकी नजरें मुझ पर लॉक हो जाती है। इन्फेंट डिटेक्टेड। फिर उसके मैकेनिकल हाथ फड़कने लगते हैं। एक पल में हाथ ऊपर उठते हैं जैसे हमें भगाना चाहते हो। अगले ही पल वे आगे बढ़ते हैं जैसे बॉट मुझे उठाने वाला हो। कुछ मिनटों तक ऐसे ही चलने के बाद एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक बज की आवाज आती है और बॉट की आंखों की नीली रोशनी बुझ जाती है। वह एकदम कर्क होकर अपनी जगह पर जम जाता है। तो यहाँ सबक यह है कि कभी हिचकिचाओ मत, कभी अटक कर मत रहो, वरना तुम सच में खुद को क्रैश कर लोगे। खैर, मैं संभल कर आगे कदम बढ़ाता हूँ। बॉट कोई रिएक्शन नहीं देता। स्क्वाड खुश हो जाता है और किनारे से उसके पास से अंदर खिसक जाता है। हम अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करते हैं। गुफा एकदम सीधी है, शुरू से लेकर अंत तक कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। खुले हुए मेटल के 2 दरवाजों के पार एक छोटा सा सेल्फ कॉन्टेन लिविंग बेस है। एकदम आखिरी सिरे पर एक आदमी और एक औरत के 2 शरीर एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ, वे ह्यूमनॉइड हैं। मुझे हमेशा लगता था कि एलियन सभ्यताएं देखने में बहुत अजीब और एलियंस जैसी होती होंगी, लेकिन कैमरे जैसे दिखने वाले एक डिवाइस के जरिए हमें पता चलता है कि वे उड़ने की एबिलिटी वाले अवेकेंड की एक जोड़ी थे। इस दुनिया की खूबसूरती की तरफ खींचे चले आने की वजह से उन्होंने यहीं बसने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के आसमान में अनगिनत छोटे काले बादल छा गए। उन बादलों ने तबाही मचाने वाली एनर्जी की बीम्स छोड़ी और पूरी दुनिया को खंडहर में बदल दिया। वह आदमी और औरत मदद करने के लिए बाहर दौड़े, लेकिन अवेकेंड होने के बावजूद वे उन काले बादलों के सामने बेबस थे। बुरी तरह घायल होने के बाद उनके पास बेस में वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी अवेकेंड को ठीक करने वाली कोई दवा न होने के कारण और बेसिक सिक्योरिटी और देखभाल संभालने वाले सिर्फ एक गार्जियन बॉर्ड के सहारे उन्होंने शांति से अपनी मौत को गले लगा लिया। जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो सब लोग साफ तौर पर हिले हुए हैं। तभी ना जाने कहां से एंट्रेंस पर एक आकृति दिखाई देती है। कांग्रेचुलेशंस, सिर्फ 8 दिनों में तुमने इस पूरे रेमनेंट में सबसे कीमती सभ्यता का अवशेष ढूंढ निकाला है। प्रोफेसर जो धीरे धीरे चलकर अंदर आते हैं, वे अपने फोन पर कोई डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं और तुमने ऐसा करने का अकेडमी का सबसे फास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर वे मेरी तरफ देखते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बच्चे, तुमने बोर्ड का इन्फ्रेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल ट्रिगर कर दिया, वरना इसके पार जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं कैमरा ऊपर उठाता हूँ। प्रोफेसर, वे काले बादल क्या थे? बाकी बच्चे भी आगे झुकते हैं, सब जानना चाहते हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। हम उन्हें स्टार हंटर्स कहते हैं। वे सभ्यताओं का शिकार करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। प्रोफेसर जो का चेहरा सीरियस हो जाता है। जब उन्हें कोई डेवलप सभ्यता मिलती है तो वे हमला करते हैं, उसके रिसोर्सेज लूटते हैं और फिर ग्रह की सतह को तबाह कर देते हैं, जिससे सभ्यता को जीरो से दोबारा बनना पड़ता है, बिल्कुल फसल काटने जैसा। एक बैच काटो और अगले के उगने का इंतजार करो। यह जवाब किसी भारी बोझ की तरह लगता है। क्या पृथ्वी को स्टार हंटर्स ने टारगेट किया है? हमें नहीं पता। वह कमरे में मौजूद सभी की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए अकेडमी ने तुम सबको एक साथ बुलाया है। अगर तुम में से एक भी सभ्यता का गार्जियन बन सका तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। 1 महीने बाद सब लोग बेस कैंप पर इकट्ठा होते हैं। इस रेमनेंट सर्वाइवल मिशन में 5 कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है। मेरी रेफरेंस रैंकिंग अकेडमी के टॉप 10 में पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि मेरी वॉच ने एक्सप्लोरर स्टोर अनलॉक कर दिया है। खरीदने के लिए हर तरह की सप्लाईज अवेलेबल है। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करता हूँ, मेरे पैनल में अपने आप एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना मैं उस एक्सप्लोरर क्लास को अनलॉक करने के लिए टैप करता हूँ जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद एगहेड अलविदा कहने आता है। उसने सिलेक्शन पास कर लिया है। वह अकेडमी के इतिहास में 27वां एस रैंक टैलेंट बन गया है। वह मुझे ढूंढता है और मुझे एक नेम कार्ड देता है। इस बार यह एक इन्विटेशन है, कोई रिक्रूटमेंट पिच नहीं। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। बिना किसी अवेकनिंग ट्रेड के भी तुम एस रैंक के पूरी तरह काबिल हो। उसकी माफी एकदम सच्ची है। जब भी तुम्हें मौका मिले, मेरी फैमिली की कंपनी में आने के लिए तुम्हारा वेलकम है। मैं कार्ड लेता हूँ और सिर हिलाता हूँ। एगहेड के जाने के बाद मेरी रैंकिंग अपने आप 9वें नंबर पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद मोथ अलविदा कहने आती है। वह मुझे थैंक्स बोलती है। उसके रेमनेंट एक्सप्लोरेशन की शुरुआत थोड़ी खराब रही, लेकिन आखिर में उसने अच्छा स्कोर किया और इसका थोड़ा क्रेडिट मुझे भी जाता है। उसे आखिर में ए रैंक मिली है। मोथ के जाने के बाद मेरी रैंकिंग 6 नंबर पर पहुंच जाती है। अब तक 1 साल के प्रोडिजी की कहानी पूरी अकेडमी में फैल चुकी है। स्पेशल कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स लागू कर दिए गए हैं। तब से मैं लगभग पूरी तरह से अपने दम पर पढ़ाई और ट्रेनिंग करता हूँ। प्रोफेसर जो को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमेशा सब कुछ पता होता है। एक दिन मैं एक अंदाजा लगाता हूँ और पूछता हूँ, क्या आप एक अवेकेंड है प्रोफेसर? और मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे अंदाजा लगाने की कोई जरूरत भी है। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। चेकमेट। वे बस मुझे जाते हुए घूरते रह जाते हैं। आधा महीना बीतने के बाद दोनों की अकेडमी से जाने की बारी आती है। वह साफ तौर पर उदास दिख रहा है। उसे सिर्फ C++ रेटिंग मिली है, लेकिन दोनों टूटा नहीं है, बल्कि वह एक्साइटमेंट के साथ आगे देख रहा है। मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं गा सकता हूँ, डांस कर सकता
सकता हूँ और बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। मैं एक ट्रेनी के तौर पर डेब्यू कर सकता हूँ। कौन जानता है, शायद मैं कोई बड़ा स्टार बन जाऊँ। एक हफ्ते बाद स्क्वाड और बूगर को उनकी रेटिंग्स मिलती है। स्क्वाड B+ स्कोर करता है, बूगर को B मिलता है। दोनों जीनियस स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं और बेनिफिट्स के फुल पैकेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। वे अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करने के लिए तुरंत अर्ली डिपार्चर की एप्लीकेशन दे देते हैं। जाने से पहले हम तीनों एकेडमी के कैफेटेरिया में एक साथ खाना खाते हैं। दोनों के नाम स्क्वाड और बूगर सीरियस चेहरों के साथ अपने सोडा कैंस उठाते हैं और अपने बगल वाली खाली कुर्सी को ऐसे घूर रहे हैं जैसे दोनों पहले ही किसी हीरो की तरह शहीद हो चुका हो। फिर बूगर मेरी तरफ मुड़ता है, तुम बोर्ड पर नंबर 1 हो। यह या तो S रैंक होगा या A+, यही होना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें S रैंक नहीं मिलता तो इस एकेडमी को चलाने वाले लोग पूरी तरह से बेकार हैं। सिलेक्शन पास करने के बाद से बूगर बात करने में काफी बोल्ड हो गया है और सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कुछ साल रुक जाओ और शायद मैं ही तुम्हारे सहारे आगे बढ़ रहा हूँगा। वे मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और घर का एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि जब भी मेरा मन करे मैं उनसे मिलने आ सकता हूँ। इस बीच एकेडमी के कॉन्फ्रेंस रूम में वापस इवैल्यूएटर्स के एक ग्रुप के बीच तीखी बहस चल रही है। 15 सालों में एक भी S रैंक कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा है जिसके पास कोई अवेकनिंग ट्रेट ना हो, एक कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर कहता है। मैं मानता हूँ कि काई का पोटेंशियल एक्सेप्शनल है, लेकिन बिना किसी अवेकनिंग ट्रेट के उसके फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, वह कुछ सालों में एलीट लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन वह जिंदगी भर उसी लेवल पर अटका भी रह सकता है। कई और कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर्स सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज गूंजती है, तुम लोगों को पता ही क्या है। इवैल्यूएटर्स पीछे मुड़ते हैं। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग इंसान अंदर आता है जिसके हाथ में वुल्फबेरी टी का एक गिलास है। कमरे में मौजूद हर कोई एक साथ खड़ा हो जाता है। डायरेक्टर, वो बुजुर्ग मेन कुर्सी पर बैठता है और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआती सालों में जब हम S रैंक टैलेंट्स को रेट करते थे तो हम उम्मीदों से भरे होते थे। उनमें से ज्यादातर ने हमें निराश किया, इसलिए तुम सब कॉशियस हो गए, जिम्मेदार ठहराए जाने से डरने लगे। मैं ये समझता हूँ, लेकिन बुजुर्ग की आवाज सख्त हो जाती है। क्या यहाँ किसी ने ये सोचा है कि तुम में से कुछ लोग उन S रैंक स्लॉट्स को वीकेंड फैमिलीज के फेवर के लिए बचा रहे हैं और ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आने वाले कैंडिडेट्स के साथ जानबूझकर सख्ती कर रहे हैं? कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर्स का चेहरा पीला पड़ जाता है। हर कोई जोर देकर कहता है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। बुजुर्ग सिर हिलाता है। गुड, तो फिर वापस रेटिंग पर आते हैं। S रैंक का स्टैंडर्ड सिर्फ ऑर्डिनरी अवेकन तैयार करना नहीं है, हमें सबसे बेहतरीन वेल एक्सप्लोरर्स चाहिए, सभ्यता के अल्टीमेट गार्जियंस और पोटेंशियल। मैंने 1 साल के बच्चे में देखा है। तुम्हें लगता है कि उसके साथ अनएक्सेप्टेबल रिस्क है? मैं इसे एक मौके को छोड़ने के बजाय 10 गुना ज्यादा रिस्क लेना पसंद करूंगा। एक स्टाफ मेंबर वोटिंग शुरू करने का इशारा करता है। कैंडिडेट काई, प्रोजेक्ट एपेक्स के क्राइटेरिया के तहत असेसमेंट किया गया प्रपोज्ड रेटिंग S रैंक। जो लोग इसके फेवर में हैं? बुजुर्ग का हाथ सबसे पहले ऊपर जाता है। टेबल के एकदम आखिरी सिरे पर बैठी डॉक्टर वेंडी भी अपना हाथ उठाती हैं, सीनियर लीडर के रिस्क लेने के लिए तैयार होने की वजह से। ज्यादातर इवैल्यूएटर्स भी उन्हें फॉलो करते हैं और अपने हाथ उठाते हैं। उसी पल लेटेस्ट रेटिंग रिजल्ट कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाता है। एक माइलस्टोन जिंगा के प्रोजेक्ट एपेक्स के इतिहास का 28वां S रैंक ऑफिशियली रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन मिया खुशी से 7वें आसमान पर है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने दूसरे पेरेंट्स से बात की है और जाना है कि रैंक किए गए टीयर्स के बीच का फासला कितना बड़ा होता है। अब उसके बेटे को सबसे हाईएस्ट S रैंक दी गई है। उसे एक नेशनल ट्रेजर कहना कोई एक्सेजरेशन नहीं होगा। अब जब मैंने S रैंक हासिल कर ली है और अपने तय किए गए गोल्स पूरे कर लिए हैं, तो अब घर जाने का टाइम आ गया है। डॉक्टर वेंडी मेरी वॉच पर कुछ कैरेक्टर्स बेचती हैं। जीनो प्रोडिजी प्रोटेक्शन एक्ट अब तुम्हारे लिए लागू हो गया है। मैंने अभी तुम्हारी वॉच पर जो भेजा है वो तुम्हारी सेफ्टी आईडी है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसते हो तो वह आईडी लोकल अथॉरिटीज को दे देना और तुम्हें सबसे फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। 24 घंटे तुम पर करीब से नजर रखने के लिए एक अवेकेंट भी असाइन किया जाएगा। मैं बार बार सिर हिलाता हूँ, यह एक्सीलेंट है, बहुत ही तसल्ली देने वाला। डॉक्टर वेंडी, वह 10 मिलियन का डेवलपमेंट ग्रांट कब मिलेगा? टेंशन मत लो, जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं ले सकता। वह मिया को एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देती हैं। डेवलपमेंट ग्रांट मेनली रीइंबर्समेंट के बेस पर है। यह तुम्हारे स्टोर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम इसे खर्च करो तो प्रॉपर रिसीट्स लेते रहना। ग्रांट कंफर्म हो गया है, प्रोडिजी प्रोटेक्शन एक्ट एक्टिव है और अब बस एक ही चीज बची है। डॉक्टर वेंडी, क्या किसी अवेकेंट को मेरा मेंटर असाइन किया जाएगा? क्या यह डिसाइड हो गया है? मैं अपनी एक्साइटमेंट को मुश्किल से रोकते हुए पूछता हूँ। इस पर डॉक्टर वेंडी के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो एक ऐसे सीनियर लीडर के बारे में सोच रही है जिसने मेंटर की जगह सबसे पहले हथियाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर को बाईपास कर दिया था। वह एक हल्की सी स्माइल देती है। जल्दी ही फाइनलाइज हो जाना चाहिए।
तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एपिक्स कमिटमेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम सीधे ल्यूटन के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट के लिए एक प्राइवेट जेट में बैठते हैं। फिर एक प्राइवेट कार हमें आराम से सीधे घर तक ले जाती है। हमें घर पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि मार्कस अंदर आता है। उसने खास तौर पर इसके लिए छुट्टी ली थी। मुझे हमेशा से पता था कि मेरा बेटा कर दिखाएगा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वह सेलिब्रेशन के लिए स्पार्कलिंग ड्रिंक्स का एक पूरा केस ऑर्डर करता है। लगभग 5 बजे वह कोको को स्कूल से पिक करने जाता है। कुछ ही देर में सामने का दरवाजा खुलता है। कोको मिट्टी से सनी स्कूल यूनिफॉर्म में उछलते हुए अंदर आती है। छोटे भाई, क्या तुम्हें प्यास लगी है? कोको फ्रिज से स्पार्कलिंग वाटर की एक कैन निकालती है और उसे दोनों हाथों से मेरे सामने पेश करती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? डिनर पर कोको एक पूरा चिकन लेग उठाती है और मेरे बाउल में रख देती है। क्या तुम थक गए हो? ट्रेनिंग के बाद कोको मेरे लिए एक टॉवल और एक ड्रिंक लाती है। वह मेरे कंधों को हल्का सा दबाकर मसाज भी देती है। मैं अपनी आधी आंखें बंद करता हूँ और इसके हर एक सेकंड को एंजॉय करता हूँ। इस घर में मेरा स्टेटस अपनी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मेरी वॉच कहाँ है? 1 या 2 मिनट की मसाज के बाद कोको का पेशेंस खत्म हो जाता है। उसका असली मकसद फाइनली सामने आ ही जाता है, इससे पहले कि वह अपने नॉर्मल डरावने रूप में बदल जाए। मैं एक्सप्लोरर स्टोर ऐप खोलता हूँ और उसे शिपिंग स्टेटस दिखाता हूँ। कोको स्क्रीन को घूरती है। उसकी आंखें एक्सप्लोरर सीरीज को देखकर चमक रही हैं। वह लिटिल प्रोडिजी का सबसे महंगा मॉडल है और यह एक लिमिटेड एडिशन है। पैकेज आने से पहले के 2 दिनों तक कोको की मेरी तरफ डिवोशन की कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ तक कि मिया भी मुश्किल से अपनी स्माइल रोक पाती है। इस लड़की ने अपने खुद के पेरेंट्स को भी कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है। जैसे ही वॉच आती है उसका सिबलिंग लॉयल्टी कार्ड एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जब मैं अनाउंस करता हूँ कि घर के लिए आगे से जो भी मीट खरीदा जाएगा उसका रीइंबर्समेंट मेरे अकाउंट से होगा, तो कोको वापस पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाती है। मेरी एस रैंक रेटिंग की खबर सिर्फ टॉप के एक छोटे से सर्कल में ही फैली है। ल्यूटन सिटी गवर्नमेंट के हेड ऑफिशियल चुपचाप हमारे घर विजिट करने आते हैं। जब ऑफिशियल पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए तो मैं सीधे बोल पड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सेफ रहे। ऑफिशियल बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाते हैं। मार्कस, मिया और कोको को रोज स्कूल ले जाने और लाने के लिए एक प्राइवेट कार और सिक्योरिटी डिटेल अरेंज कर दी जाती है। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कंपाउंड में एक बड़ा सा अपार्टमेंट भी ऑफर किया जाता है जो पूरी तरह रेंट फ्री है और 20 साल रहने के बाद फुल ओनरशिप हमारी हो जाएगी। मार्कस और मिया सुन होकर वहां खड़े हैं। उन्हें फाइनली रियलाइज हो रहा है कि अब चीजें कितनी बदल गई हैं। घर शिफ्ट करने के दौरान मैं अपनी मेंटर असाइनमेंट के फाइनलाइज होने का इंतजार करते हुए बिना किसी ब्रेक के हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ। पूरा 1 महीना बीत जाता है इससे पहले कि फाइनली ईमेल आता है। नाम लिखा है सीनियर प्रोफेसर झाओ। यह अकेडमी वाले वही पुराने प्रोफेसर हैं, तो इसका मतलब वो सच में अवेकेंड है। तभी मेरी वॉच बजती है। छोटे बच्चे, अब मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। सरप्राइज्ड? उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गोल है, 4 साल के अंदर एलीट लेवल तक पहुंचो। ऐसा करो और तुम्हारे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें पीटने के लिए ल्यूटन आऊंगा। मैं थोड़ा सहम जाता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि वे सच में ऐसा कर सकते हैं। किस्मत से यह गोल मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। स्कूल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक तुम एलीट लेवल पर नहीं पहुंच जाते। ट्रेनिंग की बात है तो बस मेरे अरेंजमेंट्स को फॉलो करना। एक मेंटर के होने से सच में काफी बोझ कम हो जाता है। हर शाम हम एक साथ कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे एकेडमी जाने से पहले कोको को हराने के लिए अभी भी मुझे अपना पूरा एफर्ट और थोड़ी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती थी। मुझे साइज के फासले को मिटाने के लिए हर ओपनिंग ढूंढनी पड़ती थी। वापस आने के बाद से हम एकदम 50-50 की बराबरी पर हैं। कोको पूरी तरह हिल चुकी है। वह मुझे वापस एलियन फ्लिक बुलाने लगी है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर जो कॉल करते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटी और तुम्हारी कोच सब सेट है। पूरा वेन्यू सिर्फ मेरा है। इक्विपमेंट्स के लिए कोई इंतजार नहीं। जब चाहूँ जो चाहूँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर यह होती है लाइफ। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर जो कि अरेंज की हुई कोच आ जाती है। एक जवान औरत जिसने हाई पोनीटेल बनाई हुई है। हेलो, मैं तुम्हारी पर्सनल कोच टीना हूँ। हाय कोच टीना। मैं बारबेल को रिलैक पर रखता हूँ और जॉगिंग करते हुए उनके पास जाता हूँ। मेंटली तैयार होने के बावजूद कोच टीना 100 किलो का बारबेल देखकर अपनी फड़कती हुई आंख को रोक नहीं पाती। इंट्रोडक्शन के बाद मैं उनके क्रेडेंशियल्स देखता हूँ। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम आगे का ट्रेनिंग प्लान लॉक कर देते हैं। मैं उनके बारे में हर चीज से सेटिस्फाइड हूँ। फिर मैं सवाल पूछता हूँ, कोच टीना आपकी 1 साल की फीस क्या है? वह मुस्कुराती है, ज्यादा नहीं है। इसे एक फेवर समझ लो। मैंने तुम्हें फ्रेंड्स और फैमिली वाला रेट दिया है, साल के 2 मिलियन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। पहली बार मुझे सच में दोस्ती की वैल्यू समझ आई है जब मैं सब कुछ कैलकुलेट करता हूँ। ट्रेनिंग फैसिलिटी, पर्सनल कोच, मैं पहले ही 8 मिलियन के कर्ज में डूब चुका हूँ। किस्मत से इसका इंटरेस्ट बहुत कम है और यह तब ड्यू नहीं होगा जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता। कम से कम ये आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगा। अपने नाम पर इतना कर्ज होने की वजह से मैं खुद को एक बिल्कुल रिलेंटलेस ट्रेनिंग रूटीन में झोंक देता हूँ।
हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक एक सेंट वापस कमाऊंगा। कोच टीना पूरी तरह से प्रोफेशनल है। मैं जिस भी चीज पर काम करना चाहता हूँ वह मुझे सिखाती है। उस पॉइंट के बाद से मेरी सारी स्किल्स के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। मिरर मोड और ओवरड्राइव दोनों के एक डबल बूस्ट की तरह एक्टिव रहने से टाइम बहुत तेजी से बीतता है। मैं हर एक दिन रैपिड गेन्स करता हूँ। जब वसंत ऋतु आती है, वह मौसम जब संक्रामक बीमारियां हर साल फैलती है, लेकिन मुझे हमेशा से एक फीलिंग आती थी कि इसका कनेक्शन शायद अवेगेन से हो सकता है। इसलिए मैं प्रोफेसर जो को एक रफ आइडिया देता हूँ और पूछता हूँ कि क्या अवेगेन से जुड़े इंसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का कोई तरीका है। प्रोफेसर जो मुझे एक रेफरल कोड भेजते हैं और फिर मेरी वॉच पर एक ऐप पुश करते हैं, लेकिन वे एक बात क्लियर कर देते हैं, मुझे खुद जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। मैं सिर्फ डेटाबेस आर्काइव्स को ब्राउज कर सकता हूँ। मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ और उसे खोजता हूँ। मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ ग्रीन फ्लाई। डेटाबेस लगभग उसी वक्त कई केसेस सामने ले आता है। वे सच में अवेकन लेवल की ताकतों से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस सीरियस हो जाते हैं। हर एक केस में बड़े पैमाने पर मौतों का आउटब्रेक शामिल है। मध्यकालीन यूरोप के ब्लैक डेथ से लेकर 1918 के स्पेनिश फ्लू तक, इन सभी कुख्यात प्लेग वाली तबाही में ग्रीन फ्लाई के सुराग मिलते हैं। ओवरसीज अवेकन ऑपरेटिव्स की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका रास्ता एक ऐसी चीज की तरफ जाता है जिसका ओरिजिन माइथोलॉजिकल है।